अच्छे से भोजन हुआ? आराम हुआ? आराम नहीं हुआ? हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। आज तो सौभाग्य निकल पड़ा है मेरा, एक से एक प्रतिभाओं का परिचय करने का अवसर मिल रहा है मेरे को। और चूंकि मैं इन सब की दृष्टा रही हूँ तो मैं बहुत अच्छे से मतलब बहुत बोल पाती हूँ इनके बारे में। हालांकि जितने इनमें गुण हैं उससे बहुत कम मैं बोल रही हूँ, है ना। तो चानी बेटा जी, अगर अभिभावक विद्यालय के लिए हम बोलें कि अभिभावक विद्यालय खोलने की हिम्मत अगर आई है तो चानी बेटा जी जैसे अभिभावकों के कारण, है ना। अनामिका बेटा जी आप सब परिचित ही होंगे। इस बार वो अभी नागपुर ट्रिप में है, इसलिए वो अपने इस सेशन में अनुपस्थित है ना। लेकिन अनामिका बेटा जी और चानी बेटा जी दो ऐसे अभिभावक थे जिन्होंने संकल्प ले लिया था कि हम अपने बच्चों को बाहर नहीं पढ़ाएंगे, है ना। और इस संकल्प के साथ ये अभिभावक विद्यालय खुलने के पहले से ही तैयारी शुरू कर दिए थे। तो चानी बेटा जी का साधन भैया जी के साथ बहुत बैठना हुआ, स्वर्णा दीदी, योगेश भैया के साथ। अगर मैं बोलूँ ना तो मैं तो बहुत बाद में जुड़ी हूँ सबसे, मतलब ये लोग सब तो बहुत पहले से। तो यहाँ जब मैं विपश्यना शिविर लेती थी उन दिनों सोम भैया का शिविर यहीं होता था, क्योंकि अभ्युदय संस्थान बना नहीं था तब। तो जब इन कॉलेज में पढ़ती थी तब इनका पहला शिविर यहाँ हुआ था, है ना। तो तब से दर्शन के प्रति एक निष्ठा का होना था ही, क्योंकि पूरा परिवार जुड़ा हुआ था। अनिल राठौर भैया को आप सब जानते हैं। तो उस समय से चानी बेटा जी का जो बना और फिर शादी हुई, है ना, फिर एक घटना दुर्घटना, है ना, पर इनके अंदर की स्थिरता उस उम्र में भी थी, है ना। वो जो बाबा जी का मैं देखती थी कि ऐसा कुछ भी होने से बाबा जी सबसे पहले पूछते थे, बेटा जी आपकी संवेदनाएं नियंत्रित है ना। और उस समय ये बच्ची ये कह पाती थी कि हाँ मैं नियंत्रित हूँ और मुझे अब अपने बच्चे के लिए सोचना है, जबकि वो उम्र ज़्यादा नहीं थी, है ना। और ये सारी बातें चूँकि मेरे घर में ही बाबा जी के सामने चानी बेटा जी की होती थी। और एक बात मेरे को और याद है, जब चानी बेटा जी ने बाबा जी से कहा था कि बाबा जी मैं बहुत अपराध बोध में हूँ, है ना, कि जो भी दुर्घटना हुई, है ना, हस्बैंड का जाना उस समय जो है एक एक्सीडेंट के तहत हुआ, तो कहीं मैं उसमें क्या मैं इस घटना को रोक सकती थी, कहीं मेरे मेरे अंदर ये अपराध बोध है। तब बाबा जी जो एक लाइन बोले थे वो आज हम सब के लिए बहुत एक ड्राइविंग फोर्स का काम करती है कि बेटा कोई भी घटना घट गई ना, अब अपराध बोध में मत रहो, है ना। तो अपराध बोध में मत रहो, अपराध बोध में या इस तरह के गिल्ट में हम कभी अध्ययन नहीं कर पाएंगे, तो अब अध्ययन करो। और मेरे को लगता है कि वो दिन है और चानी बेटा जी रुकी नहीं है आज तक, है ना। और उन्होंने जो एक बीड़ा उठाया कि मेरे को समझना ही है, तो कभी वो मेरे घर, कभी सोम भैया के घर, कभी बी आर भैया जी के घर, ये बाकायदा यात्रा करती रही और समझने में लगी रही। और दर्श बेटा जी उस समय 2.5 साल के थे, है ना। 2.5 साल के बच्चे को ले लेकर वो अपने अध्ययन में लगी रही और इन्होंने और अनामिका बहन जी ने ठान लिया कि हमको विद्यालय खोलना है। तो ऐसे अभिभावकों के आधार से ये विद्यालय खुला है। और मेहनत भी इन्हीं दो बहनों ने सबसे ज़्यादा की थी। अगर हम सब बहनें भी स्वीकारती हैं इस बात को, हम तो फिर सहयोगी हुए इन बच्चों के। तो वो दिन है 5 साल जो बाबा जी ने, एक तो हिंदी में बनी थी चेतना विकास मूल्य शिक्षा, तो उसकी जिम्मेदारी इंग्लिश में, है ना। और चूंकि ये ट्रांसलेशन नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि हिंदी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, तो उस बात को पूरा समझने में जो चानी बेटा जी ने नेतृत्व किया, और उसके बाद इन्होंने जो टीम बनाई पूरे देश में, है ना, चाहे अनिशा दीदी को बोल दो, शीला दीदी बोल दो, गौरी बहन जी हैं श्री राम भैया जी की वाइफ, और एक और है क्या, सुप्रिया बेटा जी थे कुछ समय के लिए, है ना। पर ये टीम आज भी डेली, है ना, डेली बैठती है बुक्स के लिए। और जो भी अभिभावक विद्यालय में इंग्लिश की, ईवीएस की, इंग्लिश का जितना भी काम हुआ है वो चानी बेटा जी के नेतृत्व में ये पूरी टीम ने किया है। तो ये जो इतना शोध हुआ है चेतना विकास मूल्य शिक्षा की बुक को इंग्लिश में और ईवीएस में, है ना, लिखने का, उस पर जो गहरा, तो कई चीज़ों में मैं वाकई में सभा में भी बोल सकती हूँ कि ये हमको बहुत आगे लगती है हमारे से। इनके अंदर जो एक निर्णय, जैसे निर्णय ही प्रमाण है बोलते हैं ना,
बाबा जी बोलते हैं निर्णय ही प्रमाण है। तो इनका हर निर्णय, चाहे वो अपने बेटा जी के लिए चयन करना हो, है ना, स्कूल का, कॉलेज का, या फिर उनके लिए व्यवसाय के लिए लगे रहना कि ये इस दिशा में, तो एक जो दिशा देना है बच्चे को, तो ये जो दिशा दे पाई सिंगल पेरेंट होकर भी, और इनका जो निर्णय रहा, स्थिरता रही, वो मेरे को बहुत प्रेरणा देती है ना। तो क्योंकि ये सब चीज़ें हम चूक गए, हमारे बच्चे बड़े हो चुके थे, तो वो सब चीज़ हम देख रहे हैं कि आज जो परिवार में जिस तरह से बच्चे मनमानी से जब बढ़े हैं, तो उनकी क्या स्थिति है, और इस तरह से जो गढ़े गए हैं बच्चे, तो एक अभिभावक के रूप में वाकई में चानी बेटा जी प्रेरणादायक है सभी के लिए, है ना। आज दर्श बेटा जी कॉलेज पूरा करके आ चुके हैं, अब उनका व्यवसाय में, है ना, श्रम में वो लगे रहे, उसके लिए वो अब लगी रही सब तरफ, और आज वो अभी 1-2 दिन ही हुए हैं, है ना, मतलब सुबह 8 से रात को 8 बजे तक की सीखने के उसमें गए हुए हैं। तो ये जितना भी कुछ हो पाया, अभिभावक विद्यालय के रूप में बोलें, या एक पेरेंट के रूप में बोलें, या एक टीचर के रूप में बोलें, है ना, मतलब चानी बेटा जी मेरे को लगता है अपने हर आयाम को पूरा कर रही है। और ये बात बताते हुए हम लोग बहुत गौरवान्वित होते हैं कि हमारे बीच में ऐसे अभिभावक रहे, जिसके कारण अभिभावक विद्यालय सफल हुआ। मतलब स्टार्टिंग भी इनसे हुई, और आज अगर हम सबको बता के खुश होते हैं, अपने विश्वास को बता पाते हैं, तो इन्हीं के बच्चों को सामने दिखा के बता पाते हैं। ऐसे अभिभावक जिन्होंने अध्यापिका जी से ज़्यादा बच्चों पे काम किया, तो ऐसे अभिभावकों से ही अभिभावक विद्यालय आज सफल है ना। हम लोग तो 49% अपने आप को मानते हैं, 51% जो ऐसे अभिभावक हैं उनसे अभिभावक विद्यालय सफल हुआ है। तो बोलने को बहुत कुछ है चानी बेटा जी के लिए, है ना। और उन्होंने जिस तरह से संबंध का निर्वाह किया है, मतलब 2.5 साल के दर्श बेटा जी को जब से लेके आए थे, इन्होंने उस दिन जो जिसको भी एक माँ के रूप में स्वीकारा, उसका जो निर्वाह है इनका, है ना, मतलब मैं मेरे परिवार के लिए देखती हूँ कि वो जिस तरह से मेरे को माँ स्वीकारी हैं, तो वैसा ही एक बेटी की तरह उनका निर्वाह भी है ना। किस रूप में कि जैसे मेरे बच्चे हैं बड़े, 2 बेटे 2 बहू, है ना। अब जो आज सुबह बात हो रही थी कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं सुनेंगे ना, लेकिन चानी बेटा जी वो लोग कैसे भी दर्शन की बात सुने, उसके लिए पहले उनको अच्छे अच्छे खाने का प्रलोभन देती है ना, आके एक से एक चीज़ बनाती है। मतलब उन्होंने हमारे घर में वो जगह बनाई है कि आज हमारे बच्चों को कुछ भी होता है ना, तो सीधा चानी दीदी, उनकी तबीयत खराब है तो चानी दीदी, उनको कुछ दिक्कत है तो चानी दीदी। तो चानी दीदी ने, चानी बेटा ने वाकई में घर में एक बेटी की जगह अपने ही कर्तव्यों को निभा के बनाई है। तो मैं बहुत मतलब जितना बोलो सच में कम है। ये आप सब भी देख ही रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं अतिशयोक्ति में हूँ, है ना। और मेरे को लगता है हमारी सभी बहन इस बात से सहमत होंगे, इन्होंने जिस तरह से अभिभावक विद्यालय को जगह दी है। अभिभावक ऐसे हो, वो बच्चे ऐसे नहीं होंगे क्या? ये जो इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें मम्मा जी बता रही है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही हम इतने सधे हुए थे और इतने स्थिर थे, इतनी निश्चितता थी। सारा दिशा बाबा जी देते थे, और उसका पूरा व्यवहारिक स्वरूप इनके साथ जी के ही मतलब स्वयं के आचरण में आया है। तो वो तो बाबा जी बोलते थे कि ये सब तपस्या कर रहे हैं, मीना भाभी जी, अनीता मम्मा जी, अपने अंचला भाभी जी, जो भी थे, वो सभी लोगों को, समाज के लोगों को एकत्रित करना, उनके साथ पूरा भावपूर्ण अभिव्यक्ति करना, सबको खिलाना पिलाना। अपने घर में बाबा जी आए तब कि इतने सारे लोग आए हैं उनका मार्गदर्शन सुनने, तो सब बैठे, कोई जल्दी मत चला जाए, सबकी कुछ उपयोगिता निकल के आए, सब कोई ना कोई व्यवस्था में भागीदारी करे। ये सब बीड़ा इन लोग ने उठा के रखा था। तो हमारे लिए तो इट वाज सो स्मूथ कि फाउंडेशन बना हुआ है, अब स्टेप चढ़ते जाओ। इसलिए ऐसा आराम से हो पाया कि कोई दिक्कत नहीं आई। अभिभावक थे, उनके संरक्षण में, उनके पोषण से हम ये सार्थक कार्य में अग्रसर हो पाए। तो वो उन्हीं लोगों की सफलता है कि उनके बच्चे कुछ कर पा रहे, है ना जी। तो आप देख रहे हो कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा का यहाँ पर आपको एक झलक मिल गई होगी, जो आपका को लग रहा था कि हम कैसे ऐसे बने। तो ये पूरा एक जो मतलब, ये कई लोग बोलते हैं जीवन विद्या कल्ट है क्या? अरे भाई, जीवन विद्या परिवार बोलने से उसका मतलब ये नहीं कि हमको दूसरे के साथ भेदभाव करना है, पर वहां पर एक निर्वाह हो रहा है।
है ना। ये निर्वाह हो रहा है कि सबकी उपयोगिता है और सभी व्यवस्था में भागीदारी कर सकते हैं, और जब हम सब ऐसा करेंगे तभी हम मानवीय परंपरा को स्थापित कर पाएंगे, है ना। तो बस इस एक कॉमन गोल के साथ जो सारे लोग लगे पड़े रहते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के परिवारजनों के साथ, है ना, तो ये सब हमको मिला है, ऐसा केवल दर्शन में नहीं, इन परिवारों के बीच में जीकर, इसीलिए हम इस योग्य हो पा रहे हैं कि हम भी वैसा ही निर्वाह कर पाए, है ना। तो सिंपल सी बात ही है ना। अब हम भाषा पे जाते हैं। तो जैसा उन्होंने बोला, हम विद्यालय खुलने वाला था तो हमारे अनेक प्रश्न होते थे, तो हम बाबा जी को बोले कि विद्यालय हिंदी मीडियम रखें कि इंग्लिश मीडियम रखें, क्योंकि ये बात तो बहुत होती है कि जो भाषा आपकी रीजनल है ना, उसी में हो। जैसे आपको गुजराती मीडियम स्कूल सही लगता है ना। तो ये हुआ कि हमको सीजी का एफिलिएशन रहना है और मीडियम क्या रखना है। तो बाबा जी ने हिंदी भी नहीं बोला, इंग्लिश भी नहीं बोला, बाइलिंगुअल बोला, है ना। क्यों? क्योंकि जो यहाँ की है लोग रायपुर शहर के, वो उसमें ऐसे लोगों के बच्चों को लाना है विद्यालय बेटा जिनकी समीक्षा हो चुकी है, जिनके घर में पैसे को दीमक खा रहा है ना। अब जिसके घर में पैसे को दीमक खा रहा है वो अपने बच्चे को हिंदी मीडियम स्कूल में तो डालेगा नहीं, लेकिन उसकी एक ये भी है चाहना कि उसके बच्चे संस्कारी भी हो, है ना। तो अगर हम थोड़ा भी इंग्लिश नहीं है या हिंदी मीडियम है बोलते तो नहीं होता, तो उन्होंने बायलिंगुअल बोला, है ना। फिर ये बात कि अगर बायलिंगुअल है तो अब हम इंग्लिश में कंटेंट क्या देंगे, तो उसके बारे में सब गाइडलाइंस आएगी, है ना, कि क्या होगा क्या नहीं। तो सबसे पहले सुबह में भी बात हुई भाषा पे, पर हम एक बार और उसको रिवाइज कर लेते हैं कि भाषा क्या है ना। और पहली स्लाइड तो बाबा जी की ही है, तो ये जिन लोगों को नहीं पता होता, ये है श्री ए नागराज जी, प्रणेता हमारे मध्यस्थ दर्शन के, है ना। जो लोग नहीं जानते हो, वैसे मेरे ख्याल से इस हॉल में सभी को ही जानते हैं। 6 के टाइम पे ये बात हुई कि अब छोटी में आगे का स्कूल होना है, पर 1 वर्ष थोड़ा सा समय लगा, तो 6 भी यहीं हुई। और तब अशोक गोपाल भैया जी भी हमारे पास आ रहे थे, तो हमने बोला कि आप 6 का विज्ञान आप लीजिएगा, है ना। और आपको पता ही है कि एक नेशनल टीम बनी थी जिसमें साधन भैया और सारे लोग थे, तो उनका मार्गदर्शन रहता था कि 6 ऑनवर्ड्स अपन क्या क्या करेंगे। तो बाबा जी ने तो ये गाइड कर ही दिया था कि पेट के लिए और संसार के लिए जो ज़रूरी है वो करना है। तो 5th तक के अपन ने पूरा सीधा सीधा ही कंटेंट दिया था। 6 ऑनवर्ड्स के लिए उन्होंने बोला कि थोड़ा अपना और थोड़ा उनका। तो ऐसे करके फिर हम लोगों ने 6 to 8 का, हमारी टीम ने तो बुक्स भी बनाई थी इंग्लिश की। वी वर द ओनली टीम जिनकी 3 कक्षाओं की बुक्स बनी, शीला दी तो ये अच्छा रहा। और बाकी सब में ये था कि मैथ्स और साइंस में अब क्या ही नया लिखोगे, वो तो सहअस्तित्ववादी विज्ञान की दृष्टि रहेगी शिक्षक में, वो उस बात को बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन गतिविधियां अपन सिखाएंगे, ऐसा हुआ है ना। इट्स ऑन द डेस्कटॉप ऑल्सो। तो ऐसे करके उनका पूरा 10th तक का छोटी में हुआ, जिसमें बहुत सारी उत्पादन गतिविधियां बच्चों ने करी और चेतना विकास मूल्य शिक्षा को और ज़्यादा गहराई से, मतलब 5th तक का एक बेस बना। और फिर मूल्य, मतलब 5th तक में देखो तो संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन, नियंत्रण, ये पुष्ट होता है। फिर मूल्य, चरित्र, नैतिकता के लिए जो हमारा तर्क विकसित होना है, जो स्थिरता आनी है, जो निश्चय होना है, वो वाला पार्ट फिर जब छोटी विद्यालय में थे उसमें पूरा हुआ। फिर वो तैयार थे कि अब मेन स्ट्रीम में जाके अपन कुछ भी सीखेंगे ना तो दिक्कत नहीं है ना। तो फिर 11th-12th में फिर हमारे पास व्यवस्था भी नहीं थी, अध्यापक भी नहीं थे, यूनिवर्सिटी भी नहीं खुली थी, तो CBSE स्कूल में पढ़े वो। और वहाँ पर पूरा करने के बाद में फिर उन्होंने BSc कंप्लीट किया फूड टेक्नोलॉजी में उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से, है ना। तो आगे खुद का उत्पादन करने की योग्यता विकसित करने के लिए पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम में काम करके देखना पड़ता है। आज की डेट में आप जानते हो कितना भी शुद्ध चीज़ अपन बना लें, लेकिन मार्केटिंग सबसे ज़्यादा कठिन है ना। तो बहुत सारे डायनामिक्स है अभी, है ना, तो वो सब थोड़ा सीखोगे करोगे तब आप योग्य होगे। तो अभी जस्ट वो रायपुर में एक वचन बोल के है मिल्क प्रोडक्ट्स का, वहाँ पर वो एज अ ट्रेनी जाना शुरू किया, तो ग्रेजुअली लीड हो।
तो अभी हम जितनी भी भाषा बात करने वाले हैं, एक तो भाषा की परिभाषा, मानवीय भाषा एवं प्रयोजन, इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। फिर अंग्रेजी भाषा सिखाने का प्रयोजन तो आप लोग को स्पष्ट है भी, फिर भी उसके कुछ बिंदु, और बाबा जी से जो हमको मार्गदर्शन मिला, चाहे कंटेंट डेवलपमेंट को लेके, चाहे मेथडोलॉजी को लेके, है ना, वो सारा बिंदु को शेयर करेंगे। फिर चेतना विकास मूल्य शिक्षा पुस्तक को केंद्र में रखकर वर्तमान के सभी विषय पढ़ाए जा सकते हैं, ये बात बाबा जी ने हमको बोली कि यही बुक है, इसी में से इंग्लिश निकलेगा, इसी में से ईवीएस निकलेगा, इसी में से मैथ्स निकलेगा, इसी में से कला, सब कुछ इसी में से आएगा। तो वो कैसे, है ना, क्योंकि अभी जो वर्तमान शिक्षा में जो वो सब्जेक्ट्स हैं उसमें ज्ञान विवेक विज्ञान का कंटेंट में बहुत कम है, मतलब न्यूनता है, इंफॉर्मेशन अधिक है, स्किल अधिक है, लेकिन फंडामेंटल्स मिसिंग है ना। तो उससे कैसे निश्चित होता है। फिर चेतना विकास मूल्य शिक्षा के एक पार्ट का अपन एक प्रोग्रेशन देखेंगे, जैसे ह्यूमन गोल है तो क्लास 1 में क्या बताया गया, क्लास 2 में, 3 में, 4 में, 5, है ना। फिर हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित भाषा सिखाने की जो अभी अपन मेथडोलॉजीज यूज कर रहे हैं, है ना, वो, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स, पोएम्स के, सॉन्ग्स के, कुछ एक्सरसाइजेस के, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे। और अंततः ये सब करके अपन इंग्लिश लैंग्वेज का जो कौशल है उसमें भी हमारे क्या अपन ऑब्जेक्टिव्स लेके चल रहे हैं, जिसको अपने को ये सारे कंटेंट और मेथडोलॉजी से पूरा करना है, वहां जाके सम अप करेंगे। तो दिस विल बी आवर जर्नी, ठीक है। तो ये परिभाषा आप लोग ने पढ़ी ही होगी क्योंकि आपने अध्ययन किया है ना। तो इससे ये सत्यभाष होने के लिए शब्द और शब्द, इससे ये क्लियर होता है कि अभी जितना भी अपन पढ़ाते हैं उसमें जितना भी ऐसा कंटेंट है जो इमेजिनरी है ना, जैसे अभी की जितनी भी कविताएं हैं, कहानियां, अगर आप साहित्य को देखोगे तो वो संवेदनाओं को अच्छे लगने वाली है और संवेदनशीलता को बढ़ाने वाली है ना, लेकिन सत्य का भास करा दे ऐसी नहीं है ना। तो साहित्य ऐसा होना चाहिए जो तात्विकता को बताए, है ना, और तात्विकता तो सच्चाई ही है। तो सच्चाई को छोड़कर अगर हम सोचेंगे कि भाषा का कंटेंट हो तो वो यूजलेस है, ठीक है। फिर भाषा से कारण गुण गणित के संयुक्त स्वरूप में ही मानवीय भाषा है ना, ये बात अपने को स्पष्ट है, ठीक है। तो जैसे कोई बात है जो हम गणितीय भाषा में बोल रहे हैं, जैसे बाबा जी ने बोला कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा पुस्तक से ही सभी कुछ चीज़ आई, हाँ, कोई भी चैप्टर पढ़ लो, इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टेंस या 4 ऑर्डर्स, कुछ भी, तो क्या उसमें गणित नहीं आएगा? आएगा। क्या उसमें गुण वाला पार्ट नहीं आएगा, सापेक्षता में एक दूसरे के साथ, वो भी आएगा, है ना। कारण नहीं आएगा, वो भी आएगा। तो कुछ भी चीज़ आप बताने जाओगे उसमें कारण गुण गणित आएगा। तो इससे समझ में आता है, जैसे गुण वाला पार्ट है वो अपन साइंस में कवर करते हैं यूजुअली, है ना, गणित वाला पार्ट है वो अपन मैथ्स में कनेक्ट करते हैं यूजुअली। तो अभी कारण गुण गणित को संयुक्त रूप में ही अगर अपन देखेंगे, इंटीग्रेटेड वे में ही अगर अपन देखेंगे, तो हम एक ही चीज से सब कुछ दे सकते हैं। और जब अपन उसको अलग अलग करते हैं तो मेहनत बहुत लगती है, उसका भी अपन एग्जाम्पल देख लेंगे, है ना। ये बात पहुंच पा रही है कि अगर अपन उसको एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट की दृष्टि से देखते हैं कि मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, यूजुअली यही है ना, प्राइमरी में ईवीएस है जिसको आप साइंस और सोशल साइंस दोनों बोल दो, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट है, ठीक है। फिर अपने पास में नृत्य भी है। उसको अगर मैं खंडित करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि गणित से क्या देना है, विज्ञान से क्या देना है, हिंदी से क्या देना है, इंग्लिश से क्या देना है। और अगर आप चेतना विकास मूल्य शिक्षा के कंटेंट को सामने रखते हो तो उससे गुण वाला क्या पार्ट समझ में आ रहा है, उससे कारण वाला क्या पार्ट समझ में आ रहा है, उससे गणित वाला क्या पार्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। विच अप्रोच इज बेटर? इंटीग्रेटेड अप्रोच इज बेटर। अभी अपन ने खंडित कर रखा है, उससे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनकी ग्रोथ हो रही है, कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ जी, आगे जाकर हायर एजुकेशन में वही पेडागोजी हम यूज करते हैं कि एक्चुअली द ऑल सब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, वी हैव टू इंटीग्रेट इट। इसलिए एनईपी में वो क्रॉस सब्जेक्ट्स है उसको इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि एक्चुअल में तो इतने साल तक अपन गलत करते रहे, तब जाके समीक्षा हुई, तब जाके अब नीति में ये बात आ रही है कि ऐसा करना चाहिए, है ना। तो वो बात बाबा जी ने पहले से ही स्पष्ट कर दी, है ना।
तो इसीलिए जैसे हाँ चलो वो एग्जांपल्स में और क्लियर होगा, पर कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर हो गया कि इंटीग्रेटेड अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच। ओके, भाषा का प्रयोजन के लिए भी यही बोले कि सर्व भाषा में समानता का सूत्र यही है, कारण गुण गणित, और भाषा का प्रयोजन है कि मानव परस्परता में सच्चाई की संप्रेषण। तो सच्चाई मुझे समझ में आना और परस्परता में वो संप्रेषित भी हो पाना, है ना। तो अब इंग्लिश वाली स्लाइड कर दो इसी की। हाँ, तो अब टूल क्या हो गया, लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज क्या हुआ, एक टूल हो गया। किस चीज़ के लिए, मुझे भी जो नॉलेज एक्वायर करना है ना, ज्ञान विवेक विज्ञान, नॉलेज विजडम एंड साइंस, उसको जो एक्वायर करना है उसके लिए एक टूल है, ठीक है। और वो चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए भी, जो चीज़ को मैं समझी हूँ उसी बात को, उसी कॉन्सेप्ट्स को कम्युनिकेट करने के लिए भी वही टूल है ना। और आपस में संबंध निर्वाह करने के लिए, जीने के लिए, है ना, मानव एक साथ एक दूसरे के साथ जिएंगे। अभी इतनी सारी बात आई कि हम सहयोग पूर्वक रहें, स्नेह पूर्वक रहें, आज्ञा पालन कर पाए, जो कुछ भी, तो वो आपस में जो कम्युनिकेशन है उसके लिए भी लैंग्वेज एक टूल है ना। तो सच्चाई को समझने के लिए, सच्चाई को व्यक्त करने के लिए, और सच्चाई को समझते हुए एक दूसरे के साथ जीने के लिए, है ना। तो टू acquire knowledge, wisdom and science by understanding the reality, all that exists, the conscious self and perfect human conduct. तो वो पूरा ज्ञान वाला पार्ट, thanks to मानव जाति and technology that we also have phone and we have our points with us. हाँ जी बोलो, आप क्या बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, तो it is also used to communicate this understanding to help others grasp the same concept. Then to communicate effectively within the family and undivided human society. अब क्योंकि अपन अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी बोल रहे हैं ना, उससे और क्लिक होता है कि इंग्लिश क्यों जरूरी है। बात जा रही है। वी हैव टू कम्युनिकेट विद इन आवर फैमिली एज वेल एज, क्यों हंस रहे। हाँ, टू लर्न एंड टीच अ स्किल थ्रू कम्युनिकेशन। थर्ड पॉइंट क्या हुआ, लैंग्वेज इज अ टूल, पहले टू अंडरस्टैंड रियलिटी, टू कम्युनिकेट विद इन फैमिली एंड विद अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी। एंड थर्ड इज, इवन इफ यू वांट टू लर्न अ स्किल और अ टेक्निक कुछ तक, है ना, तो उसके लिए भी यू नीड इंस्ट्रक्शंस इज लैंग्वेज। अगर आप रेसिपी भी बताते हो तो आप कोई भाषा में ही बताते हो ना कुछ, तो समझने की वस्तु के लिए, समझने के लिए भी, समझाने के लिए भी, सीखने के लिए भी, सिखाने के लिए भी, और आपस में संबंध निर्वाह के लिए भी। तो उसको अगर अपन टूल के रूप में देख लेते हैं, तो अभी जो हम अधिमूल्यन अवमूल्यन करते हैं ना कोई भी भाषा का, जैसे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो उसका अधिमूल्यन हो ही रखा है कि नहीं, है ना। या कई बार कोई भी व्यक्ति अपनी रीजनल भाषा का अधिमूल्यन करता है, उसका अपन झगड़ा भी देखते हैं सब जगह, राइट। ठीक है, तो उसकी नेक्स्ट स्लाइड यही है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज। हाँ, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, इसमें तो अब वी कैन डू एनीथिंग, वो मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। फिर वाइड स्प्रेड इन द कंट्री में भी अपन देख रहे हैं ना कि सबको अपना अपना चाहिए। तो अब वो नॉर्थ वाला बोलेगा मैं साउथ की भाषा नहीं बोलूँगा, साउथ वाला बोलेगा कि मैं नॉर्थ की भाषा नहीं बोलूँगा। तो भाई इसमें बोलो तो सही। ठीक है। फिर टेक्निकल लैंग्वेज है ना, तो जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, ये सब की अगर अपन पढ़ाई करते हैं, इसका जो कंटेंट है वो सारा इंग्लिश में आता है। फिर अगर आपको कुछ पब्लिश करना है, अपना रिसर्च वर्क करना है, कुछ करना है, तो वो भी मोस्टली इंग्लिश में होता है। तो क्योंकि इस तरीके से उसकी नीड है, इसीलिए हम उसको पढ़ा रहे हैं। हमको कोई ऐसा मोह नहीं हो गया है कोई भी चीज़ से, है ना। तो उसकी उपयोगिता है, आवश्यकता है, उसको आइडेंटिफाई करके पढ़ा रहे हैं। क्योंकि कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन आता है कि आप कैसे ये भाषा पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ाना चाहते हैं, आप सब कुछ हिंदी में ही बताइए या जिस रीजनल भाषा में आप बताइए। तो बताएंगे, मूल भाषा वही रहेगी। आज हमारे विद्यालय में कोई भी चीज़ समझाई जाती है ना, तो हिंदी में समझाई जाती, फिर हम उसको इंग्लिश में भी बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाते हैं कि वही बात को वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर पाए बच्चे।
ठीक है, अब बाबा जी का मार्गदर्शन अपन एक एक चीज़ के लिए ध्यान से पढ़ते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, इसी से हमारा बेस बना था। जो अनीता मम्मा जी ने बोला कि ट्रांसलेट नहीं करना है कोई भी चीज़ को, समझना है और समझ के फिर उसको दूसरी भाषा में लिखना है ना। तो पूज्य बाबा जी से यह मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि एक ही वस्तु सभी भाषा में जाएगा, भाषा की समानता को बनाना नहीं होता है, एक वस्तु जाने से एक ज्ञान होगा कि नहीं। सभी भाषा में वस्तु जा सकता है, भाषा की समानता नहीं होगी, वस्तु की समानता होगी। उन्होंने कहा कि अस्तित्व में वस्तु है और वस्तु ही अर्थ है, और उस वस्तु को इंगित करने के लिए शब्दों का चुनाव होता है। भाव को समझते हुए हम एक ही वस्तु को अनेक भाषा में दे सकते हैं। इसी निर्देश को ध्यान में रखकर हमने चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित अंग्रेजी कंटेंट को डेवलप किया। साथ ही व्यवहारिक शिक्षा के जो 4 स्तंभ हैं, जो संबोधन, सहयोग, आज्ञापालन, नियंत्रण, उसे भी हमने भाषा के अभ्यास के माध्यम से पुष्ट किया। ठीक है, कंटेंट के लिए कि हम वस्तु को ध्यान में रख के लिखेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन तो इंग्लिश में ये है तो ये कर ले। इनसे पूछो, हम लोग घंटों कई बार ऐसे एक शब्द में अटक जाते हैं, 2-4 मीटिंग तक के भी उसका सोल्यूशन नहीं निकलता है कि हम अग्री नहीं हो पाए हैं कि एसेंस वो वर्ड हम किसके उसके लिए उपयुक्त वर्ड क्या होगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती है, क्योंकि हमको वस्तु पकड़ में आनी चाहिए, मेन फोकस है। तो अगर कोई शब्द जा रहा है तो हमको उसको वेरियस वेज में वो कहाँ कहाँ दुनिया में कैसे यूज हुआ है, वो उसी भाव को दे पा रहा है कि नहीं, जिस भाव को हम दर्शन की दृष्टि से देना चाह रहे हैं, उसको चेक करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है। हाँ जी, एज अप्रोप्रिएट भी, कि किस आयु में कौन सा शब्द, है ना। फिर जितनी भी चीज़ें अपन पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जो भी अपन कंटेंट डेवलप करते हैं, एक तो हो गया कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा की पुस्तक को ही इंग्लिश में बनाना। दूसरा ये कि उसका हमने एक्सरसाइज बुक फॉर्म किया, उसमें हमको वेरियस एक्सरसाइजेस देनी है, उसमें भी संबोधन, सहयोग, आज्ञापालन और नियंत्रण को पुष्ट करने वाली भाषा हो। मतलब कंटेंट का क्राइटेरिया भी है ये कि वो इसके विपरीत कुछ ना हो, क्योंकि बहुत सारा ऐसा आप सोच रहे होगे कि ये स्टोरी बुक तो अच्छी है, ये हार्मलेस है, पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उसमें से कुछ मिसिंग होगा या उसके कुछ विपरीत होगा। चेक करके, आपने तो चेक किया ही है, इनके कबीर बेटा जी के लिए उन्होंने बहुत सारी स्टोरी बुक्स जांची हुई है, तो उनको दिख जाता है कि वहाँ पर क्या गैप्स है। फिर एक बहुत ज़रूरी ध्यान आकर्षण उनका ये था कि हमको 5वीं तक के ना कोई भी ऐसे समीक्षा वाला बात नहीं करना है, कुछ सही को बताने के लिए गलत को नहीं बताना है, सिर्फ सही ही सही बताना है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आप कोई तरह का व्यवहार अच्छा है, उसको बताने के लिए कोई व्यवहार गलत है ये बता रहे हो, तो उसकी कल्पना में नहीं था वो गलत व्यवहार अभी तक के हमने डाला। आर यू गेटिंग इट? हाँ, बहुत सारी आप देखना जो कहानियाँ लिखी जाती हैं, है ना, या मुहावरे बताए जाते हैं या कुछ भी, तो उसमें अपन सही को डायरेक्टली सही नहीं बताते होते हैं। सही को सही बताने के लिए अपन ये गलत है इसीलिए ये सही है ऐसा बताते। तो ये अप्रोच को उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया। तो इस कारण से ना हम लोग कोई भी कंटेंट बाहर का लेते ही नहीं है, है ना। अगर हमने बहुत सारा ये एक्सरसाइज बनाया, तो उसमें आप देखोगे कि हमारे जो सेंटेंस फॉर्मेशन होंगे ना, चाहे वो एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स हो, मैच द फॉलोइंग हो, या हमने कोई कॉन्वर्सेशन लिखा है, या हमने कोई शॉर्ट स्टोरी लिखी है, कोई पैसेज लिखा है, कहीं भी आपको ये नहीं दिखेगा कि हम नियम के विरुद्ध वाला कोई चीज़ दे रहे हैं। मतलब ये आपके जांचने के लिए एक वो भी हो जाएगा, और अगर कुछ त्रुटि होगी तो आप लोग ध्यान आकर्षण कराएंगे तो हम उसे ठीक भी कर पाएंगे, बट ये देखने वाली बात है ना। तो मेन क्या हो गया, कंटेंट को लेके वस्तु जा रही है कि नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप ऑर्नामेंटल लैंग्वेज यूज कर रहे हो, ये वर्ड तो बहुत यूज होता है तो लेट मी यूज दिस वर्ड। नो, मुझे किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं लिखना है, सत्य समझ में आना चाहिए, है ना। तो वो बात कि ऑर्नामेंटल लैंग्वेज नहीं है, रियलिटी बताने वाली लैंग्वेज है ना। दूसरा ये कि सही को बताने के लिए गलत नहीं बताना है। तीसरा ये कि मानवीयतापूर्ण आचरण, और उसका जो छोटा भाग हो गया यहाँ प्राइमरी एजुकेशन में, संबोधन, सहयोग, आज्ञापालन, नियंत्रण, उसको पुष्ट करने वाली हो, उसके विपरीत ना हो। ये तीनों बहुत मायने रखता है
है ना। तो ये जो कोई भी प्राइमरी के लिए कंटेंट डेवलप करेगा, आप लोग सब करेंगे ही अपने स्कूल के लिए। रीजनल लैंग्वेजेस में भी आप स्टोरीज पोएम्स बनाएंगे, तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। या फिर हाँ, पोएम्स एंड सॉन्ग्स को लेके अभी अपने ऊपर बहुत सारा दबाव रहता है ना, कि मैट्रिक्स के ऊपर, और है ना। तो जब अंग्रेजी में गीत एवं कविताएं लिखना प्रारंभ किया, तब शब्दों के चुनाव एवं छंद को लेकर बहुत सारे सुझाव मिलते थे। लेकिन जब मैंने बाबा जी से जिज्ञासा रखी कि कविता और गीत लिखते समय क्या ध्यान में रखे, तो उन्होंने कहा जो गीत बनाते हो वो वस्तु बता पाए, इतना देखना है। प्रयोजन आना चाहिए, पर्पस आना चाहिए, तरीका हो बेतरीका हो, छंद समान हो या ना हो, हम सच्चाई को बताएंगे। सत्य हमेशा संगीतमय होता है। क्या करते हैं अपन यूजुअली, अरे राइमिंग वर्ड डालते हैं, अरे ये इतनी मात्रा में ही खत्म होना चाहिए, है ना। तो हम वहाँ गणित लगाने लग जाते हैं, है ना, या फिर अपन अलंकृत करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, पर्पस जाना चाहिए। होता है ये, हाँ, क्योंकि इम्प्रेस तो करना है, किसी को दिखाना है कि देखो हमने इतना, मतलब आप टेक्निकल एस्पेक्ट में चले गए, टेक्निकल एस्पेक्ट को अपन ने हावी कर दिया और वस्तु को हमने कम आंक लिया, है ना। तो अभी हमसे बहुत सारा अधिमूल्यन अवमूल्यन हो रहा है ना। तो आप देखोगे मेरी पोएम्स जब मैं आपको बताऊंगी, उसमें कोई आपको ऐसे ना छंद समान मिलने वाला है ना बहुत ज्यादा रहे। हाँ आएगी। जब वो आएगी तब मैं गाऊंगी। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखा है कि संबंध का पहचान होना चाहिए, संबंधन का प्रयोजन स्पष्ट हो, है ना। मतलब टेक्निकल वे में लोग बोलते हैं कि देखो ये जैसे A B C ऐसे बहुत सारी राइमिंग को लेके भी, और मतलब एक लाइन का ये यहाँ वर्ड ऐसे खत्म हुआ तो फिर सेकंड लाइन के बाद थर्ड का ऐसा होना चाहिए, ऐसा। और बहुत सारा उसका कि कितने लेंथ का हो, उसको लेके भी बहुत सारा रहता है। उसका है ना फिक्स्ड रहता है ग्रामर। ये बात तो आपके इतने लेंथ या समथिंग। यस, तो वो जो छंद समान हो ना हो, वो लेंथ को लेके हो गया। एंड बहुत सारे तरीके हैं, तो बोलते हैं यही तरीके सही हैं, इसी को मान्य मानो, ऐसा। तो आदमी क्या करेगा, अब कविता लिखने के लिए वो तरीके की स्टडी करने लगेगा, उस ये छोड़ के कि मुझसे उससे भाव क्या पहुंचाना है, सच्चाई क्या पहुंचानी है। तो आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए, है ना। ऐसा जैसा अपन आज की डेट में बच्चों को खाना खिलाना रहता है, तो वी सर्च फॉर 100 रेसिपीज, और ये छूट जाता है कि किस ऋतु का क्या है, और वो पोषण देगा कि नहीं बच्चे को, और पचेगा कि नहीं पचेगा। तो फंडामेंटल्स छूट जाते हैं और हम फैंसी उसमें चले जाते। तो सारा जो एकदम हाँ, ठीक है। फिर उन्होंने वस्तु को बताने के क्रम पे भी ध्यान दिलाया। बच्चों को जो भी सिखाएंगे संबंध और मूल्यों को केंद्र में रखते हुए पहचान करानी है ना। जैसे सुबह ही नीतिमा जी बता रहे थे कि हम लोग जब विद्यालय में पढ़ाते थे, तो निताशा भाभी जी, जैसा यूजुअल स्कूल में होता है, 5 फ्रूट्स के नेम, 5 वेजिटेबल्स के नेम, है ना, बॉडी पार्ट्स, जो अपन पढ़ाते हैं यूजुअली बाहर वर्तमान शिक्षा में, वही तरीके से पढ़ा रहे थे। उस समय हमारा ध्यान भी नहीं था कि किस तरीके से हमको पढ़ाना है प्री प्राइमरी को, है ना। तो वो बोले अटरा कटरा सब पढ़ा दिया और संबंध छूट गया। मतलब हाँ, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि एप्पल से बात जाएगी। मतलब एप्पल आपके पोषण के लिए है, और पोषण का ध्यान कौन रख रहा है, मम्मा जी रख रही है ना। कपड़े आपके संरक्षण के लिए हैं, कपड़े तो आपके अभिभावक ही आपके पोषण का ध्यान रख रहे हैं, आपके संरक्षण का ध्यान रख रहे हैं। ये संबंध वाली बात सबसे पहले आनी चाहिए। तो आप बच्चों के साथ संवाद करके पहले वो कर लो,
उसके बाद फिर आप ये सारा बोलो कि हाँ भाई ये ए से शुरू होता है तो ए एक अल्फ़ाबेट है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, है ना, या एप्पल का शेप ये है, उसका कलर ये है, या ये कितने एप्पल हैं, नंबर्स आ गया। तो वो नंबर्स, शेप, कलर, ये सारी चीज़ें बाद में। पहले क्या संप्रेषित होना चाहिए? संबंध, है ना। तो वो एक माता पिता संबंध है, अभिभावक संबंध है, जो आपके पोषण संरक्षण का ध्यान रखते हैं, आपकी शिक्षा का ध्यान रखते हैं। और ये जो आप खा रहे हो ये मम्मा जी ने आपके लिए धोकर, काट कर, साफ टिफिन में दिया, है ना। कितना सारा स्वच्छ जी। फिर एरोप्लेन आए, एरोप्लेन तो मेरे बेटा जी बोलते मम्मा जी पापा जी के साथ मैं एरोप्लेन में गया था। देखो उन्होंने कनेक्शन जोड़ लिया कि मैं अकेले तो जा नहीं सकता हूँ, अगर मुझे कहीं ट्रैवल भी कराया है तो किसने कराया? मेरे माता पिता ने कराया। तो मैं थोड़ी, जो ज़्यादा मैं आ जा रहा है ना, जनरेशन गैप फील करते हैं बच्चे। मतलब जिन्होंने पोषण संरक्षण किया उसके प्रति कृतज्ञता छोड़ के ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ज्ञानी, मैं, जो अहंकार आ गया ना कि मुझे सब कुछ अपने आप ही आ गया है ना, मैं खुद ही पैदा हो गया, खुद ही बड़ा हो गया, खुद ही सीख लिया, खुद ही मैं सफल हो गया। तो इसलिए बोले कि कृतज्ञताहीन शिक्षा पद्धति से, शिक्षकों से व विद्यार्थियों से जीवन दुर्गम होना अनिवार्य है। बहुत बहुत गहरी बात है ये पूरी शिक्षा पद्धति को पलटने वाली बात है ये, है ना। तो वो एग्जाम्पल रूप में ये है कि छोटी सी चीज़ें हो रही हैं कि हम डायरेक्ट ये प्लांट्स अराउंड यू एंड एनिमल्स अराउंड यू एंड फूड यू ईट एंड ये सब बता रहे हैं, लेकिन संबंध वाला केंद्र में नहीं रहने से वो जो डायरेक्ट खाली इंफॉर्मेशन जा रही है ना कि A to Z वाली वो पिक्शनरी एंड डिक्शनरी एंड सारा है ना, तो ऐसा हाल होता है कि आपको दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है वो ऐसा फैल रहा है ना, लेकिन वो सिमट नहीं रहा है कि वो कहाँ से कैसे कनेक्टेड। अब समझाने के तरीके, वो था कंटेंट से रिलेटेड कि कंटेंट कैसा होना चाहिए। अब समझाने के तरीके को लेके वो बहुत लिबरल है। बाबा जी बोले कि कैसे समझाएंगे, इसमें वैविध्यता रहेगी, आशय एक ही रहते हुए, लक्ष्य एक ही रहते हुए, हर मनुष्य के समझने का और अपनी समझ को व्यक्त करने का तरीका भिन्न होगा। तरीका बदलना स्वाभाविक है क्योंकि मानव यंत्र नहीं है। एक तरफ समझ और दूसरी तरफ व्यवस्था में जीने का प्रमाण, इन दोनों के बीच में हमारी वैविध्यता है। समझने समझाने में, सीखने सिखाने में, करने कराने में, अध्ययन से लेकर अध्यापन तक, व्यवहार से लेकर व्यवस्था तक, कृषि से लेकर उद्योग तक, हर जगह में सीखना सिखाना, करना कराना, समझना समझाना बना रहेगा। समझाने में परिपूर्णता और जिज्ञासा में परिपूर्णता, ये दोनों आवश्यक है। क्या कि आपने पूरा बात जितना बताना था वो संप्रेषित किया कि नहीं, और उस जिज्ञासा में परिपूर्णता, आपकी जो जिज्ञासा थी वो पूरी हुई कि नहीं, कैसे समझाएंगे इसमें वैविध्यता रहेगी। तो उसका मूल्यांकन नहीं करना है, अपनी मौलिकता के अनुसार आप समझाएंगे, कैसे भी समझाया, समझा दिया, उसका मूल्यांकन है। किस तरीके से समझाया उसका मूल्यांकन नहीं है ना। कितना सुंदर हो गया। अब धीरता अपने आप आएगी ना। यू आर नॉट वरीड कि मैंने क्लासरूम के अंदर समझाया कि बाहर समझाया, मैंने लिख के समझाया कि पढ़ के समझाया, मैंने खेल खेल के समझाया कि एक्सपेरिमेंट करके समझाया। आपके पास वेरियस वेज है उस बात को संप्रेषित करने। तो मोनोटोनस होने की जरूरत नहीं है। बच्चा नहीं बैठना चाहता, नहीं सुनना चाह रहा है अभी आपकी बात, है ना। और जैसे अब दूसरे सेटअप में गए और कुछ करने लगे, अब वो डिस्ट्रैक्ट होके वहां गया, लेकिन फिर आपने सही कंटेंट देने का कुछ तरीका सोच लिया। हाँ, तो ये हमारी जिद है ना कि तुम इतने घंटे क्लास में बैठो या ऐसे कंसंट्रेट करो या बोर्ड में जो लिखा है उसको पढ़ो ही, उसको लिखो ही। आप समझ, आपको तो दिख रहा है ना, आप मानव हो ना, आप यंत्र हो ना बच्चा यंत्र है ना। तो आपको वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना होगा ना, वो स्पेस देनी होगी ना कि बच्चा अभी किस तरीके से समझना चाह रहा है। जैसे आप लोग ने नोटिस किया कि अध्यापिका जी उन लोगों को पूछ रही थी कि चलो आज ये वाली पोएम गाए, आज वो वाली। सपोज वो लोग वो वाली पोएम को गा के उनको बहुत हो गया, अभी ऐसा लग रहा था कुछ नया सीखना है, तो दे वांट टू डू दैट।
और कभी ऐसा कुछ घटना घटती है कि उनको वो इच वाली पोएम की याद आती है, तो बोलते हैं वी वांट टू डू दैट अगेन। तो उनका मन भी तो पढ़ो ना, तो कैसे समझेंगे उस पे हमारा उतना ज़्यादा वो ना हो कि यही तरीका सही है ना, बस मुझे समझाना है, ये मुझे क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो इससे टीचर्स की क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। तो ये शब्द भी बोलते थे बाबा कि खोली के अंदर और खोली के बाहर सब सारी शिक्षा खोली के अंदर नहीं होगी क्लासरूम को खोली बोल रहे थे अब अपन चेतना विकास पुस्तक के बारे में आते हैं। तो चेतना विकास का जो आशय है, सबको पता ही है कि चेतना विकास का आशय जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित होना। तो जीव चेतना क्या है? पशु चेतना में अपन आहार, निद्रा, भय, मैथुन और 5 संवेदनाओं में जीते हैं, है ना। तो वहाँ पर तो फिर प्रिय हित लाभ दृष्टि से ही जीते हैं, ठीक है। और अगर अपन मानव चेतना की बात करें तो हम प्रकृति के साथ नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक जिएंगे और मानव के साथ न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक। तो ये उसका क्रिया स्वरूप है ना। चेतना विकास मूल्य शिक्षा का मतलब है मानव चेतना में जीना। तो मानव चेतना में जीने का क्रिया स्वरूप क्या है, दिखेगा क्या? कि मैं प्रकृति के साथ नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक जीती हूँ और मानव के साथ में अखंड समाज में न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक जीती हूँ। तो वो व्यवहारिकता वाला पार्ट ध्यान में रहना चाहिए, है ना। तो इसी के लिए अपनी शिक्षा है ना, हमारे चेतना के विकास के लिए। शिक्षा इसलिए तो नहीं है कि मैं बस विद्वान कहलाऊं, है ना। शिक्षा इसलिए तो नहीं है कि मेरे पास में एक प्रमाण पत्र हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेड्स मिले, मतलब टॉप ग्रेड्स हों और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले हों। ये तो इसके लिए तो नहीं है ना। तो शिक्षा का प्रयोजन भी स्पष्ट हो जाता है चेतना विकास मूल्य शिक्षा से, कि जो शिक्षा चेतना का विकास ना कर सके वो मूल्य शिक्षा भी नहीं होती, पहली बात। नहीं तो आज आप देखो वैल्यू एजुकेशन नाम से बहुत कुछ परोसा जाता है, हमको भी मॉरल साइंस के नाम से बहुत कुछ पढ़ाया गया। तो ये जांचना पड़ेगा कि उससे ये हुआ कि नहीं, इसलिए क्रिया स्वरूप को ध्यान में रखना आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो जो हमारी चेतना विकास मूल्य शिक्षा पुस्तक है आप लोगों ने भी देखी होगी, उसमें क्लास 1 से 3 में 3 थीम्स है या 3 यूनिट्स है। एक है ह्यूमन गोल, है ना, मानव लक्ष्य। एक है एंटायर ऑर्डरलीनेस, समग्र व्यवस्था। एक है अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी, अखंड समाज। और फिर 4 और 5 इसमें यूनिवर्सल ऑर्डरलीनेस भी है, सार्वभौम व्यवस्था, है ना। तो मानव लक्ष्य चैप्टर तो हर कक्षा में एक समान है, 2 से लेकर 5 तक। ये जो समग्र व्यवस्था है उसमें भी एग्जिस्टेंस से लेकर मटेरियल ऑर्डर, बायो ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और नॉलेज ऑर्डर, ये सारे क्लासेस में है ना। फिर अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी में भी ह्यूमन रिलेशनशिप्स, फैमिली, है ना, इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स नए नए ऐड होते जाते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंटेरिनेस, प्रोटेक्शन, सेलिब्रेशन, ह्यूमन नीड्स, है ना। तो सोसाइटी में जो सारे परिवारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उसमें पूरकता को ध्यान में रखते हुए जितनी भी चीज़ें आती है वो सारा इसमें आ जाएगा, है ना। फिर सार्वभौम व्यवस्था में बहुत सारा ह्यूमन हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, है ना, सिक्लिकल प्रोसेस, इस तरह के एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो वो ऐसे टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि जब जिस चीज़ का बच्चे को एक्सपोजर होएगा वो कंटेंट उस कक्षा में आता है। तो बाबा जी ने शिक्षा नीति में जो ध्यान दिलाया, बाबा जी का जो मानव संचेतनावादी पाठ्यक्रम है जो आप सब पढ़ रहे हैं, जो अपन ने MS4 में भी डेवलप किया, उसके आधार पे और बहुत कुछ, तो ये सारे का आपको ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा के साथ में अलाइनमेंट दिखेगा कि शिक्षा नीति जो बोल रही है और पाठ्यक्रम जो बोल रहा है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पूरा हो गया, बट एज अ फर्स्ट ड्राफ्ट बहुत सुंदर है ना, बहुत व्यवस्थित है। और बाबा जी ने बोला कि इसमें जो कमी आपको दिखती है उसको आप पूरा कर लो। मतलब जैसे मूल बात आ रही है, फंडामेंटल्स आ रहे हैं, फिर आप जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है उसको आप अपने एक्सरसाइजेस के माध्यम से दे दो, है ना। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा पुस्तक में ये जो है यूनिट्स, उसमें अब जैसे आप देखो अपना जो सेग्रीगेशन है एंटायर ऑर्डरलीनेस का,
वो है एग्जिस्टेंस, मटेरियल ऑर्डर, बायो ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, नॉलेज ऑर्डर, है ना। पर अभी आप एग्जिस्टिंग कोई बुक में देखोगे, सपोज ईवीएस की, उसमें ऐसा सेग्रीगेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। उससे क्या गड़बड़ी हो रही है बताओ? जैसे पानी के ऊपर में 3 चैप्टर दे दिया, हवा पे दे दिया, सॉइल पे दे दिया, पर वो किस ऑर्डर को बिलोंग करता है, किस नेचुरल ऑर्डर को, वो ऑर्डर ही नहीं बता पा रहे हो। वो ऑर्डर में कोई नियम है ना। जैसे पानी ढाल के और बहता है, वो एक नियम है ना। और हर एक वस्तु, हर एक इकाई है, हर एक एंटिटी का एक डेफिनेट कॉन्डक्ट है। वो डेफिनेट कॉन्डक्ट की बात बता पाते हैं? या हर एक अवस्था, जैसे परिणाम अनुषंगी है आपका मटेरियल ऑर्डर, है ना, बीजा अनुषंगी है आपका प्राणावस्था, और जीवावस्था वंशानुषंगी, मानव संस्कार अनुषंगी। ये बात आ पाएगी साइंस में अभी के एग्जिस्टिंग? नहीं। तो फंडामेंटल यहाँ मिलेगा आपको, फिर आप उसके साथ कितनी इंफॉर्मेशन जोड़नी है जोड़ते चले जाओ ना। इंफॉर्मेशन ज्ञान है क्या? जैसे अगर मैं पानी को 100 भाषा में बोलना जानती हूँ, पानी, वो ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। और पानी के बारे में मैं कितनी भी पोएम बना लूँ, कहानी बना लूँ, कविता बना लूँ, पोस्टर बना लूँ, बच्चों से उसके ऊपर में क्विज करवा लूँ, कुछ भी करवा लूँ, है ना, और उसमें सोर्सेस कुछ ना छोड़े, है ना, लेकिन मुझे वो विवेक ही नहीं है कि उसका सदुपयोग कैसे करना, तो कुछ यूजफुल हुआ? वो विवेक हुआ? तो पानी को 100 तरीके से बोलने आना मेरे लिए ज्ञान नहीं है। पानी के इतना सारा कला मूल्य लगा देना, लेकिन पानी का सदुपयोग करना नहीं आना, वो विवेक नहीं है ना। और सदुपयोग अगर मेरे को स्वीकार हो भी गया, तो वो किस विधि से होगा, और उसका नियमित अभ्यास करना, वो विज्ञान वाला पार्ट। तो विज्ञान पूरा पढ़ा क्या हम सदुपयोग स्वीकार होके भी कर पा रहे हैं? अभी प्रमाण है ना, जितनी भी समस्या है वो इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान, विवेक और विज्ञान का कंटेंट नहीं पूरा होता है एजुकेशन के कंटेंट से, एग्जिस्टिंग। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा के माध्यम से मध्यस्थ दर्शन में जो शिक्षा का कंटेंट है, जो संस्कार रोपण करेगा, वो कंटेंट देने की विधि उससे अलग होगी। और इसमें सारा अम्ब्रेला वाला चीज है, ये बड़ा सोर्स है ये, है ना। इसमें लॉजिकल सेग्रीगेशंस है। जैसे अभी आप लिविंग नॉन लिविंग सेग्रीगेशन से इस बात को बता पाओगे क्या? नहीं बता सकते, है ना। तो आपने शिक्षा प्रणाली में पढ़ा है, शिक्षा नीति में, कि विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष, है ना। तो अभी की एग्जिस्टिंग एवीएस की बुक खोल के देख लो, वो सेल्फ अवेयरनेस टॉपिक रहेगा। सेल्फ अवेयरनेस में यू आर नॉट अवेयर ऑफ सेल्फ, यू आर अवेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स, यू आर अवेयर ऑफ बॉडी की एक्टिविटीज, बॉडी में क्या ऑर्गन सिस्टम है, ये सब की आपको अवेयरनेस है। लेकिन कॉन्शियस सेल्फ नॉट अवेयर, है ना। मुझे खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, शेल्टर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, रोड सेफ्टी, ये ते सब बता देंगे ईवीएस में, लेकिन स्नेह, विश्वास, प्रेम, ये सब कहीं टच नहीं कर रहा है। मतलब संवेदना के रूप में टच कर रहा है, मूल्य के रूप में, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य के रूप में टच नहीं कर रहा है ना। कोई बात को जैसे लव बोल देना, और जब अपन मध्यस्थ दर्शन में पढ़ने जाते हैं तब पता चलता है कि प्रेम क्या है ना। वी आर यूजिंग दैट टर्म एवरीवेयर। उस टर्म का अर्थ कुछ भी देखो, हर जगह, हर शहर का भी लिखा है, आई लव रायपुर और उसको मैं कूड़ा करकट बनाऊंगा है कि नहीं? आई लव यू सो मच दैट आई मेक यू गार्बेज ठीक है। तो इससे समझ में आता है कि वर्तमान शिक्षा में जो अपूर्णताएं है ना, तो अपन ऐसा कोशिश करते हैं ना कि उसी में अपन कुछ कुछ जोड़ के पूरा कर दें, जो उन्होंने प्रस्ताव भी दिया कि करो, विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष को समावेश करो, मनोविज्ञान के साथ संस्कार पक्ष, ऐसी सब चीजें, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि उसको पूरा रीफ्रेम करना पड़ता है, रीफ्रेम हुए बिना वो नहीं होता। तो वो रीफ्रेम जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा में हुआ है ना, बहुत सुंदर है। ठीक, अब अपन एक ह्यूमन गोल का एक प्रोग्रेशन देखते हैं।
ह्यूमन गोल के ऊपर क्लास 1 में हमारी बस एक 4 लाइन की पोएम, वहाँ अभी हमने ह्यूमन वर्ड भी यूज़ नहीं किया, बस माई गोल इज़ टू अंडरस्टैंड द राइट, माई गोल इज़ टू लर्न द राइट, माई गोल इज़ टू लिव द राइट, माई गोल इज़ टू डू द राइट। सिंपल, खाली इतना शब्द राइट 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 ये उसके दिमाग में जा रहा है ना। तो सही बोलना, सही करना, है ना, सही, तो ऐसा जा रहा है ना, सही सोचना, सही बोलना, सही करना, ये सब की जगह ध्यान जा रहा है बच्चे का। देन नेक्स्ट क्लास 2 में अब बात आ रही है कि आई एम अ ह्यूमन चाइल्ड एंड वांट टू बी हैप्पी, एवरी ह्यूमन वांट्स टू बी हैप्पी, आई वांट टू अंडरस्टैंड माय बॉडी, माय पोटेंशियल एंड थिंग्स अराउंड मी। Humans are called wise only when they have understood. Only with understanding can every human live with continuous happiness. This is every human's basic desire. This is a human goal. है ना, जो चीज शिविर में पढ़ते हैं अपन कि मानव सुखी होना चाहता है, वो क्लास 2 में आपको शेयर हो गया। फिर समझ के ही सुखी होगा, है ना। ओनली विथ अंडरस्टैंडिंग कैन एवरी ह्यूमन लिव विथ कंटिन्यूस हैप्पीनेस। और समझने के लिए देखो, माई बॉडी, माई पोटेंशियल एंड थिंग्स अराउंड मी, तो शरीर भी आ रहा है, पोटेंशियल में तो जीवन की क्षमता भी आएगी, है ना, और थिंग्स अराउंड मी में समग्र अस्तित्व आएगा। तो कैसे एक छोटी सी लाइन से आप उसको, हाँ मतलब जीवन ज्ञान की भी बात करना चाह रहे हो, है ना, मानव शरीर और जीवन का जो संयुक्त रूप है उसकी बात भी करना चाह रहे हो, और समग्र व्यवस्था की भी बात करना चाह रहे हो। प्लस जब अपन बोल रहे हैं कि मैं समझ कर ही सुखी होऊंगा, तो उस समझ कर मैं अच्छे आचरण के साथ मैं वाइज बनूंगा, तब मैं सुखी हो पाऊंगा। तो आचरण के ऊपर भी ध्यान जा रहा है ना। अब अ ह्यूमन कैन बी हैप्पी ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग को रीइंफोर्स हुआ, ठीक है। फिर उस कौन मुझे इसमें सहयोग कर रहा है, फिर बात वहीं आ गई, है ना, कि क्या मैं पैदा ही समझदार हुआ हूं? नहीं। तो मेरी हर एक फिजिकल नीड्स बोलो, चाहे ये समझ वाली नीड बोलो, है ना, माई पेरेंट्स एंड टीचर्स स्ट्राइव टू मेक मी अ गुड एंड वाइज पर्सन, आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दिस, हेंस आई ओबे देम एंड एम्युलेट देयर वर्क। ठीक है, तो अब उसका ध्यान जा रहा है कि मेरा सब कुछ पूरा कौन कर रहा है, मेरे अभिभावक, मेरे गुरुजन, है ना। क्या चाहते हैं मेरे लिए? सर्वशुभ चाहते हैं, मेरा मतलब मेरा सर्वांगीण विकास चाहते हैं, है ना, मेरा शुभ चाहते हैं। अब उसके लिए उन लोग मुझे जो भी करने बोलेंगे, वो मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए लॉजिकली, है ना। तो अगर मुझे ये स्वीकार होता है कि वो मेरा शुभ के अर्थ में ही सब बोल रहे हैं, तो अब वो मुझे स्वीकार होता है। ये हो गया कि मेंटली ये बात समझ में आना। दूसरा ये कि जो आज्ञा पालन की हम अपेक्षा कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा। एक तरफ बच्चे को अपन ये बता रहे हैं, दूसरी तरफ अभिभावकों को और अध्यापकों को क्या करना होगा। बच्चे को तो आप बता दिए कि सुनना चाहिए क्योंकि हम शुभ चाहते हैं। जो आचरण आप चाहते हैं कि बच्चा एम्युलेट करे, अनुकरण करे, अनुसरण करे, उस आचरण के साथ हम अगर जिएंगे तो वो हमारी आज्ञा पालन कर पाएंगे, नहीं तो वो हो ही रहा है। इफ यू आर सेइंग समथिंग एल्स एंड यू आर लिविंग सम इन अ डिफरेंट वे, तो दे क्वेश्चन यू, है ना। तो वो तार्किक भी हो और वो मेरे आचरण में भी हो। तो समझदार मानव का ही आज्ञा पालन करना है, ये भी हमको डायरेक्टली बोले थे बाबा जी मार्गदर्शन, है ना, ये भी आपने सुना होगा। ठीक है, I behave well with my parents, brothers, sister, friends, teachers and relatives. I trust them and they trust me too. तो अब ये ट्रस्ट वर्ड आ गया, जो आगे आपके जुड़ेगा फियरलेसनेस से, अभयता से। तो आप ये देखो कि कितने बारीकी से क्लास 1 वाले चैप्टर में ही माई पोटेंशियल, माई बॉडी, एवरीथिंग अराउंड मी में मुझे खुद को भी पूरा पूरा समझना पड़ेगा, पूरे अस्तित्व को भी पूरा पूरा समझना पड़ेगा, और समझ के ही खुश होऊंगा, ये भी आ गया। और यहाँ पर कैसे बिल्ड हो रहा है कि वो आगे जाके समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व की तरफ जाएगा, उसका छोटा छोटा वो बीज आ गया है। आई गो टू स्कूल टू बिकम अ वाइज पर्सन एंड टू बी एबल टू लिव वेल विथ एवरीवन। टू बिकम वाइज एंड टू लिव वेल विथ एवरीवन इज द ह्यूमन गोल। तो वाइज को आपको कनेक्ट करना है रेजोल्यूशन से। बिकमिंग वाइज मतलब समझदार होना, मतलब समाधान युक्त होना, समाधान संपन्न होना, है ना, और सबके साथ में
सही से जी पाना, है ना। तो समाधानित होंगे तो हमको मानव के साथ भी सही तरीके से जीना आएगा, प्रकृति के साथ भी जीने आएगा। तो सब चीज ऐसे जुड़ी हुई है। वी कैन अंडरस्टैंड द कॉज, ये क्लास 4 का है। वी कैन अंडरस्टैंड द कॉज फॉर सर्टन इवेंट्स और वर्क, द कॉज डज नॉट चेंज। मेरे को एक बार टाइम भी बता देना सो दैट आई नो हाउ मच। ओके, we can understand the cause for certain events of work, the cause does not change, this always remains the same. We cannot understand the cause with the help of our senses, matlab sense organs. We can understand only by thinking, analyzing and studying. The understanding of the cause is called resolution. अब स्टार्टिंग में अपन ने कारण गुण गणित पढ़ा था, आ गया कारण, कि जब तक हम कारण को नहीं समझेंगे तब तक के हम रेजोल्यूशन नहीं होने वाला, समाधान नहीं होने वाला, है ना। तो मतलब सेंस ऑर्गन्स का लिमिटेशन पकड़ में आ रहा है चैप्टर से, कि सेंस ऑर्गन्स आपके टूल हैं, है ना, चीज़ों को देखने के लिए, फील करने के लिए, सूंघने के लिए, टेस्ट करने के लिए, है ना। तो वो टूल है थोड़ी सूचनाएं देने के लिए, कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए। पर बहुत जो अगर हमें कारण को समझना है तो वो केवल हम सेंस ऑर्गन से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उसकी यूजफुलनेस को भी जानना, लेकिन साथ में कितनी है वो भी। अभी यही होता है ना कि अधिमूल्यन और अवमूल्यन और निर्मूल्यन के कारण ही बहुत सारा गड़बड़ होती है ना। तो हम अपने सेंसेस से सब कुछ जान लिए ऐसा मान लेंगे तो भी गलत है, ठीक है। तो एक अंडरस्टैंडिंग कॉज पे जान लिया, फिर इसी में हमने अपनी जो नीड्स है उसको भी डिटरमाइन करने की बात करी। इट इज ओनली व्हेन वी हैव रेजोल्यूशन दैट वी आर एबल टू डिटरमाइन आवर नीड्स, डिटरमाइन द मीन्स ऑफ फुलफिलिंग आवर नीड्स एंड आर ऑल्सो एबल टू फुलफिल देम इन लिविंग। दिस इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी। हाँ, फिर फियरलेसनेस में भी आ गया कि वी लिव विद ट्रस्ट अमंग आवर टीचर्स एंड फ्रेंड्स, उसको। फिर वी ऑल्सो लिव विद एयर, वाटर, सॉइल, वेजिटेशन एंड एनिमल्स। नो ह्यूमन कैन लिव विदाउट दीज, वी ऑल लिव टुगेदर, लिविंग टुगेदर इज कॉल्ड कोएग्जिस्टेंस। तो रेजोल्यूशन, प्रॉस्पेरिटी, फियरलेसनेस, कोएग्जिस्टेंस, ये चारों टर्म इंट्रोड्यूस हो गए और 5 में जाके उसका और थोड़ा विस्तार हुआ। हाँ, तो इसमें रेजोल्यूशन में आया कि कंप्लीशन ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो कारण गुण गणित सब समझ में आ जाएगा ना, तब आपका रेजोल्यूशन होगा। गुड बिहेवियर इज द सेम फॉर ऑल ह्यूमंस, द स्टेट ऑफ रेजोल्यूशन इन अ ह्यूमन नेवर चेंजेस। तो गुड बिहेवियर को भी समझना पड़ेगा, हर एक के साथ जीना भी समझना पड़ेगा, है ना, हर एक अवस्था के साथ जीना भी। और प्रॉस्पेरिटी के लिए हम उत्पादन कार्य करते हैं, सेवा कार्य करते हैं, ये भी आ गया चैप्टर। तो इंट्रोड्यूस हुआ 4th में और 5th में जाके उससे रिलेटेड और एलैबोरेट होकर 5th में ये कंक्लूड हो जाता है। इन द नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट पॉइंट, नहीं इसके पहले वाली, हाँ। It is now clear to us that the goal of every human being is the same, whether it is a child, a youth or an adult, है ना। तो ये जो सार्वभौमिकता और सार्वकालिकता की तरफ ध्यान चला जाता है कि ये हर किसी के लिए, मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग हो और किसी भी आयु का हो। तो मैं छोटा था तब भी मेरा ये गोल रहेगा, भले अभी मेरे को समझ नहीं आता, बड़े होके भी और शरीर छोड़ने तक के भी, है ना। तो इस तरीके से आप देख पाओगे, जब एक एक बुक का आप पढ़ोगे ना, एक एक चैप्टर, तो उसको उस रूप में भी पढ़ना कि वो पूरी क्लास की तो पढ़ी और उसी चीज़ को हर कक्षा में बढ़ते बढ़ते कैसे वो बिल्ड होके ज्ञान विवेक विज्ञान से कनेक्ट करके चेतना मानव संचेतनावादी पाठ्यक्रम से कनेक्ट करते हुए, नीति को पूरा करते हुए व्यवहारिक शिक्षा में कहाँ पूरा पढ़ रहे हैं, इस दृष्टि के साथ में आप उसको पढ़ना, है ना। हम एक ही चीज को पढ़ते हैं, हमको ऐसा लगता है हाँ मैंने पढ़ लिया, समझ लिया, फिर बाबा जी जब उसके बारे में 2 लाइन बोलते हैं तो ऐसा लगता है अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो मैंने समझा ही नहीं, है ना। तो जब भी मैं ये पुस्तक पढ़ूं तो मेरे ध्यान में क्या क्या रहे, है ना। नहीं तो वही होता है कि हम अच्छा है बोल के पढ़ते पढ़ाते हैं, है ना, वो क्या दे पा रहा है उसका हमें ध्यान नहीं है। और जब हमको ही नहीं पता है तो हम बच्चे को कैसे संप्रेषित करेंगे, और बच्चे को संप्रेषित नहीं करोगे तो जो आप चाहते हो रिजल्ट वो आएगा नहीं। फिर ऐसा लगेगा यही बुक तो यहाँ भी पढ़ाई जा रही है, वही बुक तो वहां भी पढ़ाई जा रही है, आउटकम सेम क्यों नहीं आ रहा।
तो आउटकम के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे हमारे दृष्टि में आने चाहिए। दीदी वो एक क्रम एक बार फिर से बोलिए, मतलब जो अभी आपने कहा ना मनोविज्ञान, मतलब जब कंटेंट हम डेवलप कर रहे हैं तो कौन कौन से बिंदु अभी आप बोले ना कि जब कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं। हाँ, तो एक तो जो बाबा जी की जो गाइडलाइंस थी कंटेंट को लेके, उसमें तो अपन ने ये बताया कि हमको वस्तु संप्रेषित करनी है ना, तो वस्तु को समझ के वही वर्ड का चयन करना है जो वस्तु को बताए, है ना। फिर दूसरा ये कि संबोधन सहयोग आज्ञा के पालन को पुष्ट करने वाला शब्द हो, है ना, और कारण गुण गणित सबको संयुक्त अभिव्यक्ति के रूप में होगा, है ना। और क्या अभी जो आपने बोला ना मनोविज्ञान के साथ, और वो जो हाँ, तो वो मैंने बोला कि वर्तमान शिक्षा में जो अपूर्णता है उसको पूर्ण करने के लिए बाबा जी ने सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बोला है। तो वो सारे सब्जेक्ट्स अपने प्राइमरी एजुकेशन में तो नहीं आते हैं, वो हायर एजुकेशन में आते हैं। उसका एक सेपरेट डॉक्यूमेंट है और उसकी सेपरेट स्लाइड्स भी है। इफ़ यू वांट आई कैन शेयर इट विद यू। मैं बोली कि ज्ञान विवेक विज्ञान का जो कंटेंट है उसका जो विस्तार है, और जो मानव संचेतनावादी पाठ्यक्रम है, और जो शिक्षा नीति है, और किस आयु में कितना इन्फॉर्मेशन बच्चे को जाना है, वो सबको ध्यान में रखें। ओके, वो जब वो बोले ना कि विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष, तो वो पूरा फिर वो दूसरा चीज़ है। हाँ हाँ, ठीक है। अब अपने पास जो जो अपन मेथड्स यूज़ करते हैं, है ना, उसमें ये कुछ मेथड्स के नाम आपको नए लगेंगे, तो उसका मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगी। जैसे पर्पसफुल वर्ड्स, मीनिंगफुल डायलॉग, है ना, सिंगिंग, रिसाइटिंग, स्टोरी टेलिंग कॉमन सी बात है, पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज स्किल एक्सरसाइजेज एंड एक्टिविटीज़, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़, थिंकिंग, एनालाइजिंग, क्लासिफाइंग एक्टिविटीज़, ग्रुप डिस्कशंस, ऑडियोज सुनाना, विजुअल्स दिखाना, आउटडोर क्लासरूम, आउटडोर विजिट्स है ना, कुछ चीज़ों में लेक्चर टाइप का भी होता है। फिर पैरेलल रीडिंग ऑफ सेम कंटेंट इन हिंदी एंड इंग्लिश, एक ही कंटेंट को हिंदी में भी पढ़ना और उसी समय इंग्लिश में भी पढ़ना। फिर समराइजिंग, क्लासरूम प्रेजेंटेशंस, असेंबली प्रेजेंटेशंस, है ना। तो इसमें कुछ चीज़ें नई हैं, उसके मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी। और सबका महत्व तो आपको पता ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि मेरे को एक एक का महत्व बताना पड़ेगा। चलिए, अब जैसे अपन ने देखा कि चैप्टर में अपन बात कर रहे हैं, सीवीएमएस चैप्टर में ह्यूमन रिलेशंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमन सोसाइटी की, कॉम्प्लीमेंटेरिनेस इन सोसाइटी की। अब वो सब चीज़ में एक तो है कि बताना कि ये संबंध है, ये संबंध में ये प्रयोजन है, ये मूल्य है, संबंध में निहित मूल्य है, और मूल्यों का निर्वाह बताना, कर्तव्य दायित्व बताना, बहुत कुछ बताना। उसका व्यवहारिक स्वरूप बताने के लिए फिर आप बहुत सारा संवाद करते हो बच्चों के साथ, और साथ में वही चीज़ स्मरण में रहे, उसके लिए अपन उनको टच करें और उनके स्मरण में रहे, उसके लिए अपन गीत कविताएं भी लिखते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव कि हम ह्यूमन रिलेशनशिप को पहचान पाए, हम सही संबोधन को कर पाए, हम संबंधों में उसको मूल्यों की पहचान कर पाए, निर्वाह कर पाए, और हाउ टू लिव विद पीपल इन अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी, ये सब को ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अपन बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं, है ना। एक तो हुआ चैप्टर जो मैंने बोला, और दूसरा ये सारा जो आपने ऊपर देखा, है ना। तो अभी अपन थोड़े से इसकी पोएम्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। संबोधन है ना। अब नर्सरी में बच्चा पहली बार आया है, वो बाहर नहीं बोलता था मम्मी जी पापा जी, वो बाहर नहीं बोल रहा था भाई जी बहन जी, आप फर्स्ट टाइम सिखा रहे हो। तो हिंदी में बहुत प्यारी प्यारी पोएम्स है, वो क्लास में हुई। ओ नाइस। ये वाली हुई, इंग्लिश वाली, ठीक ठीक है। अब ये तो आई कॉल माई मदर मम्मा जी, आई कॉल माई फादर पापा जी, they are my parents, they are my parents, I call my brother bhai ji, I call my sister behan ji, they are my siblings, they are my siblings, I love my whole family, I love my whole family। तो अभी आपको मदर को मम्मा जी बोलना, फादर को पापा जी बोलना, ब्रदर को भाई जी बोलना, सिस्टर को बहन जी बोलना,
ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे सिबलिंग्स हैं, हम लोग मिल के फैमिली है, तो इंग्लिश भी जा रही है, भाव भी जा रहा है, संबोधन भी जा रहा है। तो कैसे सब अच्छा वो होता है है ना। फिर अब वो प्री प्राइमरी में आ गया है। अब आप थोड़ा बहुत और लैंग्वेज में भी समृद्ध होना चाहते हो कि आप प्रोनाउंस भी यूज़ करोगे, है ना। फिर आप और थोड़े वर्ड्स यूज़ करोगे कि मम्मा जी करती क्या क्या है, पापा जी करते क्या क्या है, क्योंकि उनके साथ सार्थक संवाद यही सब चीज़ को लेकर होते हैं। मतलब अगर एक एक संबंध पे एक एक पूरा वर्ष जाता है, वो सब कल अनीता मम्मा जी बताएंगे कि एक ही संबंध पूरे वर्ष चलता है लेकिन बच्चा बोर नहीं होता, क्यों कैसे सब बताएंगे, है ना। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि वी आर नॉट यूजिंग मम्मा जी इन एवरी लाइन, वो आखिरी में आया है, स्टार्ट शी से हो गया, है ना। She wakes me up every day, she gives me a bath every day, she feeds me food every day, she plays with me every day. She is my mamma ji. She is my mamma ji. Father, he cares for my needs every day, he helps me to learn every day, he guides me too every day, he plays with me every day. He is my papa ji. He is my papa ji. आपको भी अच्छा लगता होगा वो चीज़ खुद के पापा के लिए सोच के, तो उन बच्चों को तो अच्छा ही लगेगा ना, है ना। और ये ध्यान में भी रह रहा है कि ये भी कर रहे हैं मेरे लिए, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, और हर दिन कर रहे हैं, मेरे तन मन धन से समर्पित है मेरे पोषण संरक्षण शिक्षा के लिए, और खुशहाली से कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं, है ना। फिर और बड़ी क्लास में जाएंगे तो और थोड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड्स भी आ जाएंगे, जैसे न्यूट्रिशियस फूड आ जाएगा, है ना। दे गाइड मी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। फिर मैं आज्ञा पालन करता है ना बच्चा, तो आई लिसन टू व्हाट दे से, है ना। ऐसा हर चीज़, तो वही बात थोड़ी और प्रोग्रेशन में चले जाएगी, और शब्द थोड़े, सेंटेंसेस थोड़े बड़े हो जाएंगे और शब्द थोड़े वो हो जाएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट हाँ, बिकॉज अभी और हाउ मच टाइम डू वी हैव? ओके, हाँ, पर अभी और थोड़ा सा इसमें भी बचा, हाँ ठीक है, चलो। अब अपन आप पाठ्यक्रम में पढ़ना दूसरी और तीसरी में ना, फिर धीरे धीरे जो माता पिता जो कर रहे हैं सेवा वाला पार्ट, वो तो स्टार्टिंग की क्लास में आ जाता है। फिर ये आता है कि बच्चे भी उनके प्रति कृतज्ञ हो, उनके प्रति गौरव हो, उनके प्रति श्रद्धा हो, है ना। तो जो चीज़ अपन देना चाह रहे हैं, जैसे पाठ्यक्रम में ये बताया, अब वो चीज़ को अपन जब पाठ पढ़ाएंगे तब भी ध्यान दिलाएंगे, सार्थक संवाद करेंगे तब भी ध्यान दिलाएंगे, और वो चीज़ हमारे पोएम में भी आ जाएगा। अब जैसे इसमें आप देख रहे हो कि वर्ड्स हैं, वेट, They are the ones who help me grow and develop. They are the ones who help me learn and comprehend. They are with me for every thought I need to share. They are with me for every value I need to care. I wonder how they ensure health and nutrition. I wonder how they ensure hygiene and protection. They are my parents and they are my teachers. For them I hold gratitude and reverence. तो gratitude, reverence आया ना, और ये सारे शब्द आ गया भाई। मतलब न्यूट्रिशन पहले वाले में भी आया था, हाइजीन भी आ गया, प्रोटेक्शन भी आ गया, एंश्योर भी आ गया। फिर अब उसके साथ साथ वो हमारे में संस्कारोपण कर रहे हैं, वो मूल्य इनकलकेट कर रहे हैं। तो they are the ones who imbue values and ethics. They are the ones who imbue rightful behavior. They guide to fulfill every work and duty. They guide to fulfill every role with beauty. I wonder how they ensure hospitality and education. I wonder how they ensure service and occupation. They are my parents and they are my teachers. For them I hold gratitude and reverence.
है ना। तो इसमें अपन ने देखा कि भाषा भी क्लिष्ट होते गई, है ना। संबोधन से शुरू हुआ, संबंध में कहा क्या क्या क्रिया कर रहे हैं पोषण संरक्षण में, वहां ध्यान गया, है ना। उसके लिए क्या शब्द उपयुक्त है, वहां ध्यान गया। वो सब मुझे मिला, उससे क्या एंश्योर हुआ, क्या चीजें एंश्योर हो गई, वहां भी ध्यान गया। और इसीलिए मैं उनके प्रति ये फील करता हूँ वो भी जाके पूरा हुआ, है ना। तो सारा वही मैं बोली ना प्रोग्रेशन में सब कुछ ध्यान में रखना है ना। ठीक है। वैसे ही भाई बहन की भी कविताएं हैं। अब हम बढ़ते जाते हैं, है ना। फिर ये जो पर्पसफुल वर्ड्स एंड मीनिंगफुल डायलॉग, आपने नया टर्म सुना होगा ना, जैसे जब मेथोडोलॉजी में, है ना। तो जैसे भाई बहन, एक बार फिर से कविता में जाते हैं बस। हाँ, तो जैसे भाई बहन का पाठ भी होगा, भाई बहन की कविता भी है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, वी ग्रो एंड प्ले टुगेदर, है ना। वी आर टुगेदर बिकॉज वी केयर, वी आर टुगेदर एज वी शेयर, है ना। हम वी आर लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग टुगेदर, वी ट्रस्ट ईच अदर, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, ये सारा बात आ रहा है। अब उसको फिर उनको जांचना भी पड़ेगा कि ये चीज मैं पाठ में भी पढ़ रहा हूँ, कविता में भी सुन रहा हूँ, अध्यापिका जी भी बोल रही है ना। तो फिर उससे रिलेटेड संवाद किस टाइप का हो जाएगा। Why do you like to come to school? What do you do together with your brothers and sisters? Do you like to play with everyone or alone? Do you like to help your brothers and sisters? Do you like it when your bhaiji or behenji help you? When you make a mistake or are unable to do something properly, do you want others to help you or to make fun? है ना? When you are speaking with the teacher, should others listen or should interrupt the teacher? जो बातें आप बोल रहे थे ना कि ये सब चीजें उनके व्यवहार में लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना। तो एक तो भाव पक्ष के लिए अपन ने वो सारा अच्छा संवाद करना उनके साथ में, अच्छी पोएम्स हो गई, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी हो गया, है ना। अब उनके लिए जांचने के वो अलग अलग पैरामीटर्स, है ना। तो ये होगा सार्थक संवाद, जिससे वो अपने आप को जांच भी पाए, सेल्फ इवैल्यूएशन करना है ना। हम नहीं बोलना चाहते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारी प्रवृत्ति ऐसी, तुम्हारी प्रवृत्ति ऐसी। सही प्रवृत्ति के लिए हम जांचने के लिए क्या करें। हमें अकेले खेलना अच्छा लग रहा है, सबके साथ में खेलना अच्छा लग रहा है, हमको वस्तु ही चाहिए कि हमको संबंध चाहिए, है ना। हमारी टर्न आती है तो हम चाहते हैं कि सब लोग सुने, और दूसरे की टर्न आती है तो हम सुन पाए, ये अच्छी बात होगी, है ना। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में अपन उनका ध्यान दिला रहे हैं। जैसे अपन बोल रहे थे ना चेतना विकास में, मैंने बोला कि भैया क्रिया पक्ष क्या हुआ कि मैं नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य पूर्वक जी पाऊं, ये क्रिया पक्ष हुआ ना। तो उनको भी ध्यान दिलाना पड़ेगा कि खाली मेरे को ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, स्नेह है, ये बोलने से होगा कि ऐसे जांचना पड़ेगा कि मैं बोलने के समय में तो बोल रहा हूँ कि हाँ दे आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग टुगेदर, वी लव ईच अदर, वी हेल्प, वी शेयर, वी केयर। तो आर यू डूइंग इट, उसको जांचो ऐसे। तो ये एक सैंपल टाइप में हो गया, पर इसको केंद्र में रख के फिर बहुत सारी बातें अध्यापिका जी की हो जाती है हर एक कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जो इसमें जो शब्द आएंगे उसको समझाने या उससे बात करने, तो वो बच्चों को हेल्प भी चाहिए कि किन शब्दों का प्रयोग करके बोले, है ना। तो वो पर्पसफुल वर्ड्स मतलब सार्थक शब्द, तो कोऑपरेट, टुगेदर, हेल्प, शेयर, वेट, लिसन, अप्रिशिएट, लाफ, ट्रस्ट, है ना। ये सारे शब्दों का प्रयोग होगा बातचीत करने में, तो उनको वो भी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट भी होगा, उसको उस कॉन्टेक्स्ट में बात करने का कारण भी होगा, और उसके लिए कुछ उपयुक्त शब्द भी होंगे, है ना। सेम उसी का एग्जाम्पल ये भी है। डू यू नीड टू पुट एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू स्टडी? What do your parents do for you? What do our parents make fresh and tasty? Why do our parents make fresh and tasty food for us? What does your teacher do with you? Can we do things without putting an effort? How do you feel when you learn something new? ये effort poem के पीछे के dialogue, meaningful dialogue, है ना। तो this is for a glimpse. तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके से जब अपन बच्चे के साथ एक ही चीज को पूरा करने का प्रयास करते हैं, तब उसका ऐसा आउटकम आएगा कि स्टूडेंट्स आर एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड एक्सपेक्टेशंस एंड एड्रेस देयर रिलेशंस करेक्टली।
स्टूडेंट्स आस्क फॉर सॉल्यूशंस टू फुलफिल देयर रिलेशंस। क्यों चाहना में है कि मैं करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो पूछेगा कि अध्यापिका जी ऐसा ऐसा होता है ना तो मेरा संबोधन बिगड़ जाता है, या ऐसा होता है ना तो मैं ऐसे करता हूँ, मुझे बताओ हाउ टू डील विथ इट, मैं क्या सोचूं, क्या करूं कि वो चीज़ ठीक हो। तो मैं कोई भी बच्चा जिद्दी नहीं है, वो गलत करना नहीं चाह रहा है, उसको एबिलिटी डेवलप करनी ही है अपनी, और वो आपके सामने मार्गदर्शन मांग रहा है ना। तो वो आपके पास सोल्यूशन उस समय देने के लिए होने चाहिए, भाषा रूप में भी और व्यवहार रूप में भी। तो वो देख रहा है कि ये सभी अध्यापक जी आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करके कैसे विद्यालय व्यवस्था को संभालते हैं, वैसे ही घर में परिवार में सभी सदस्य कैसे मिलके संभालते हैं। और उसमें ऐसा होता ही है कि कुछ चीज़ें ऐसी घटती है जो इसमें कुछ वो हो सकता है, तो वो कैसे करते हैं, वो लोग ऐसा नहीं सोचते हैं ना, गणित विधि से नहीं सोचते हैं ना, वो व्यवहार प्रधान है ना। तो उनका व्यवहार प्रधान होना दिखता है तो बच्चे भी व्यवहार प्रधान होते हैं, और वो कारण में ज्यादा ध्यान जाता है और गणित में कम। ठीक है, आगे। हाँ, वैसे ही 4 ऑर्डर्स जो हैं अपने, उससे रिलेटेड भी चैप्टर्स हैं, उससे रिलेटेड भी कुछ पोएम्स हैं, बट आई डोंट थिंक वी मतलब खाली ऐसे रन कर देते हैं। ये एक, हाँ, एक खाली एक बात बताती हूँ कि जैसे अर्थ के ऊपर में पहली पोएम ना मेरी दूसरी वाली बनी थी, आगे वाली। हाँ, ये अर्थ इज अ प्लैनेट, और इसमें एयर वाटर लैंड है और सॉइल स्टोन सैंड है, और ऐसा ऐसा सब कुछ साथ में है ना, प्लांट्स भी है, ट्रीज भी है, मतलब 4 ऑर्डर्स हैं, सब कुछ साथ साथ है, और मानव के साथ में भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सब है। फिर बाबा जी ने ध्यान दिलाया एक बार जब आए थे तब, मतलब इस पोएम को बोल के नहीं, उन्होंने जब ये बोला, जैसे संबंध वाली बात बोले ना कि माता पिता संबंध को पहले बताओ फिर वस्तुओं को बताओ, वैसे ही उन्होंने बोला कि धरती भी अगर पढ़ाओगे तो धरती के साथ जो उसका संबंध है पहले वो बताओ, फिर आप आगे का पढ़ाओ, है ना। तो इसलिए फिर ये हुआ कि वी स्टे एंड प्ले एन अर्थ, हम धरती पे ही खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खाना खा रहे हैं। आप चाहे जमीन पे बैठ के खा रहे हो, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे हो, धरती पे ही खा रहे हो। जो खा रहे हो वो उग कहाँ रहा है, धरती पे ही उग रहा है। ये स्कूल बिल्डिंग कहाँ है, धरती पे ही है। आपका घर कहाँ है, धरती पे ही है। प्ले ग्राउंड कहाँ है, धरती पे ही है। तो वो हर एक चीज बताओ, तब उसको समझ में आता है, अरे धरती इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ मेरा ऐसा संबंध है। जो मैं समझ रहा हूं तो यही समझ रहा हूं, सीख रहा हूं यही सीख रहा हूं, जी रहा हूं यही सीख रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य को भी यही प्राप्त करूंगा, है ना। We understand and learn on earth, we think and act on earth, we achieve our goals on earth. अब इस धरती के साथ संबंध में पहचान आ जाने के बाद इस धरती के साथ अपराध करना, है ना। तो माता पिता संबंध समझने आ जाने के बाद में कृतज्ञताहीन नहीं होगा, कृतज्ञ नहीं होगा बच्चा, धरती के साथ संबंध समझ में आएगा। तो ऐसे ही हर एक चीज, तो बाबा जी ने क्रम बोल दिया कि जो कुछ भी समझाओगे सबसे पहले उसके साथ जो संबंध है बच्चे का उसको स्पष्ट करो, है ना। अभी ऐसे ही होता है, हमारा ये रैली निकालेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, क्या कुछ भी अपन तरीके अपनाएंगे, लेकिन ये जो फंडामेंटल्स जानने चाहिए प्राइमरी में वो नहीं गए, है ना। अभी मैं जस्टिफाई कर लूंगी, हाँ भाई घर चलाना है, पैसा तो कमाना है, तो मेरे को थोड़ा बहुत तो ये गलती करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो नहीं होगा। और ऐसे ही करते करते हर किसी ने थोड़ा 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 करके पूरा बिगाड़ दी। We stay and play on earth, we walk and run on earth, we build our homes on earth, we build our homes on earth. Earth is our abode, our precious abode. It's our role to keep it safe, it's our role to keep it safe. We cook and eat on earth, we work and serve on earth, we grow our food on earth, we grow our food on earth. Earth is our abode, our precious abode. It's
It's our role to keep it safe. It's our role to keep it safe. We understand and learn on earth. We think and act on earth. We achieve our goals on earth. We achieve our goals on earth. Earth is our abode, our precious abode. It's our role to keep it safe. It's our role to keep it safe. We live with all on earth. We coexist on earth. We value our relations on earth. We value our relations on earth. Earth is our abode, our precious abode. It's our role to keep it safe. It's our role to keep it safe. तो इसको अगर अपन छंद समान करने जाएंगे तो नहीं जाने वाला वास्तविकता। इसमें हर जगह में राइमिंग करने जानेंगे तो नहीं जाने वाली है वास्तविकता, है ना। और धरती में हर एक के साथ में संबंध समझ में आए बिना हम कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये बात पहुंचाऊं कि ये सब सोचूं कि कौन सा वर्ड से मैट्रिक्स जाएगा। तो हर वो कविता आप जो पढ़ोगे ना, शुद्ध रूप से यही है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या वस्तु जानी है, किस शब्द से सटीक वस्तु जाए। सेंटेंस लंबा हो छोटा हो, वर्ड में राइमिंग हो ना हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। सत्य संगीतमय होता है कि नहीं होता है? तो कितना मजा आया ना कि एडवेंचरस जर्नी है। बाबा जी मार्गदर्शन देते हैं, आप कंटेंट पे काम करो, आप कक्षा में जाओ, आप बच्चों के साथ काम करो, उनको कोई चीज़ बताओ, फिर उनको जो तकलीफ आएगी उसको वो बताएंगे, फिर आप उनको सल्यूशन दो, फिर उसको उन लोग अपने जीने में लाएंगे, अपने प्रवृत्ति में परिमार्जन करेंगे, फिर वो तृप्त होंगे, फिर वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये इतनी सुंदर एक आवर्तनशीलता है ना, कि बाबा जी से हम समझेंगे, हमसे बच्चे समझेंगे, बच्चों की तृप्ति से हमको तृप्ति, हमारी तृप्ति से बाबा जी को तृप्ति, पूरी धरती की तृप्ति। है ना। हो गया, ठीक है। आउटकम्स को अपन जाने दे सकते हैं, समझ में आ ही रहा है। हाँ, बढ़ा देते हैं, है ना। अब कुछ एक्टिविटीज़ हमारी ऐसी होती है, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट वाला और वो बहुत सारा वाला तो होता ही है। कुछ ऐसी भी होती है जिससे उनका ध्यान जाए कि वो मतलब जो कंटेंट दिया गया है ना, उसका निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करने के लिए कुछ थिंकिंग, एनालाइजिंग, रिफ्लेक्शंस वाली उस तरह की एक्टिविटीज़। तो एक सैम्पल है ये कि ह्यूमन गोल चैप्टर है ना अपना, जो आपने पढ़ा, उसमें रेजोल्यूशन, प्रोस्पेरिटी, फियरलेसनेस एंड कोएग्जिस्टेंस ह्यूमन गोल है, ये बात आ गया। प्रोस्पेरिटी के लिए उसको नीड्स भी डिटरमाइन करनी है ना, और ह्यूमन गोल ही सबके लिए सेम है ये भी बोल दिया। अब उसको जांचने के लिए अलग अलग तरीके देने पड़ेंगे। तो मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू थिंक यू आर or were afraid of and shared this in class. Observe and discuss how members of your family helped you get over this fear. Fearlessness की बात कर रहे हो, अब fear के factors जो भी थे उसको address करना है, और उसको कैसे address किया आपके family ने और teachers ने, जिसने भी, that you make a list of some things that you need, use in your daily life, and also how much of these you have with you. How much extra do you have? What can you do with the extra? The first one is done for you इसलिए लिखा है क्योंकि हमने नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। तो ये होने से, ये वाली एक्सरसाइज होने से अपने को नीड्स डिटरमाइन होने वाला होगा, है ना। पता भी तो चलेगा कि मेरे पास कितना है और वो पूरा का पूरा मैं यूज़ करता हूँ कि वो आवश्यकता से अधिक है, और अगर आवश्यकता से अधिक है तो उसका मैं क्या सदुपयोग कर सकता हूँ, है ना। तो उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनीयता का बीज डल जाता है, ठीक है, जो अपन अध्ययन करते समय अपना ध्यान जाता है। तो सब चीज का बीज प्राइमरी में डल जाएगा, वो आपको दिखना चाहिए, इसलिए ऐसा एग्जाम्पल है ना। पर उसको जीने की उनकी आयु के अनुसार योग्यता भी बन जाती। अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग द लिस्ट द थिंग्स दैट यू एंजॉय डूइंग, है ना, स्विमिंग, साइकिलिंग, सिंगिंग एटसेट्रा, कैन यू सी अ कनेक्शन बिटवीन दीज एक्टिविटीज एंड द ह्यूमन गोल? इफ यस, हाउ? अब ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने को
बच्चों को सिखानी होती है, करानी होती है ना। अब आप भी चाहते हो कि अनावश्यक चीज़ों में एनर्जी ना जाए, बच्चा भी चाहता है। तो जो चीज़ ह्यूमन गोल को पूरा करने में सहायक होगी उसको मैं पहचान पाऊँ और उसको मैं उसके पर्पस को समझ के कर पाऊँ, और जो चीज़ निरर्थक है, जो केवल जमाने का प्रेशर है इसलिए हम कर रहे हैं, उसकी भी समीक्षा हो पाए, है ना। और मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सारा ह्यूमन गोल से ओरिएंट होगा तो मैं लक्ष्य के करीब हूँ, और मैं जितना भी निरर्थकता की तरफ जाऊंगा तो मैं उतना ही, मेरी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है ना। तो जितना भी उन्माद वाली चीजें होती है ना, वो सब एनर्जी वेस्ट करने के लिए ही है। तो यहाँ पर सार्थक गतिविधियां खुद को भी स्पष्ट होगी, पेरेंट्स को भी हेल्प होगा, और दूसरा ये कि आप जो कुछ भी पढ़ोगे वो ह्यूमन गोल से ओरिएंट हो, वो सबसे पहली बात। आप देख लो, हम सबके साथ यही हुआ है। हम अपनी पूरी लाइफ में अपना तन मन धन को जागृति के अर्थ में नहीं लगा पाए कभी, है ना, तृप्ति के अर्थ में नहीं लगा पाए, संबंधों में जीने के अर्थ में नहीं लगा पाए। तो समझ और संबंध, ये दोनों का हमने पूरी लाइफ अवमूल्यन नहीं किया, और सुविधा का अधिमूल्यन करके हमने सारी एक्टिविटीज करी। तो वो चीज अपन बच्चों के साथ नहीं चाहते ना, वही घटना दोबारा घटे, तो उनको अनेक तरीके से ध्यान आकर्षण कराना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा भी बाहर के वातावरण से प्रभावित होगा, उसको भी 10 ऐसी चीजें करने का मन करेगा जो आवश्यक नहीं है। तो ये आपको वो सोचने के लिए हेल्प करेगा, है ना। मतलब बोलने के लिए कितनी छोटी एक्टिविटी है, बट सोचो दिशा देने वाली एक्टिविटी है, लक्ष्य और दिशा को निश्चित कराने वाली एक्टिविटी है। फिर स्पीक टू 10 people around you excluding your school friends and teachers and find out what their goal in life is. Classify them in a table showing the 4 goals, 4 human goals, है ना। अब स्कूल के टीचर और साथ में पढ़ने वाले तो वही बोलेंगे, अब जांचो सबके साथ बात करके उनका क्या है, वो जो बोलेगा वो 4 खाके में आ रहा है कि उससे बाहर जा रहा है ना। मस्त एक्टिविटी है ना उनके जांचने के लिए, क्योंकि हमने तो बोल दिया कि बच्चे के लिए भी सेम है, अडल्ट के लिए भी सेम है, ओल्ड एज के लिए भी सेम है, कहीं भी हो कोई भी हो सबके लिए सेम है। तो उनके लिए कितना इंटरेस्टिंग होता है कि पकड़ना कि ये वाला है तो वो किससे कनेक्ट होता है, तो सेम है ये भी, और कौन सा वाला किस खाके में जाएगा, क्लासिफिकेशन सेग्रीगेशन करने भी आएगा, है ना। और उसके लिए उन लोग जो इंटरेक्शन करेंगे वो कम्युनिकेट करने भी आएगा। तो कितने सारे डिसिप्लिन में वो आगे बढ़ेंगे। अब हमारी जो लैंग्वेज स्किल एक्सरसाइजेस होती है ना, उसमें हम लोग ये बात का ध्यान तो देते ही हैं कि किस आयु में कौन कौन सी जैसे लैंग्वेज को लेके जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के जो पैरामीटर्स है ना, जो लर्निंग इंडिकेटर्स होते हैं ना अपने, है उसका ध्यान देते हैं। फिर जैसे जो अच्छी ग्रामर की बुक है, अच्छी पब्लिकेशंस की, जैसे रत्ना सागर है, अपने स्कूल में एक ग्रफाल की भी यूज़ होती है, तो उन लोग किस किस स्टैंडर्ड में क्या दे पा रहे हैं, है ना, तो उसको ध्यान में देते हैं। लेकिन देने के तरीके के टाइम पे 2 चीज़ें रहता है। एक तो ये कि जैसा हो सकता है कि वो चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट से हमने कर दिया, जैसे ये एग्जांपल है कि कंजंक्शन सिखाना है, ठीक है, चैप्टर में ऑलरेडी आया है स्पेस के बारे में, यूनिट्स के बारे में, एग्जिस्टेंस चैप्टर है, अस्तित्व चैप्टर, ठीक है। स्पेस हैज नो बाउंड्रीज सो वी कॉल इट बाउंडलेस, इट हैज नो बाउंड्रीज सो वी कॉल इट बाउंडलेस, सो आया। Space has no boundaries, hence we call it boundless. Space has no boundaries, therefore we call it boundless, है ना। तो वो ही कंटेंट जो बच्चा ऑलरेडी जानता है उसी से हमने उसको ये समझा दिया। फिर कॉन्ट्रास्टिंग वाला बताना था, we cannot see space but we can understand it. We cannot see space, however we can understand it. Every unit is active in space, but space is not active. तो एक तो वो भी सत्य भी रीइंफोर्स हो रहा है, ऊपर से आप उसको किस शब्द से हो जाएगा, है ना। Every unit is active in space, however space is not active. तो मतलब 2-3 तरीके से आप ग्रामर को दे सकते हो। तो एक ये हुआ कि चैप्टर में जो कंटेंट आया उससे कनेक्ट करके, एक ये होगा कि डेली आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, उससे रिलेटेड कुछ, है ना, कॉन्वर्सेशन, है ना। तो कैसे अप्लाइड फॉर्म में ग्रामर जाए,
बाबा जी ने ये शब्द क्लियरली बोला था कि ग्रामर ना हमारी खुन्नस निकालने के लिए है। बच्चों के ऊपर अपनी खुन्नस निकालना चाहते हो ना, उसी के लिए व्याकरण है बोले, है ना। लेकिन बच्चा जिस घर में होता है वहाँ जो भाषा बोली जाती है उसको वो अपने आप सीख लेता है। उसको आप सिखाते हो, आप गुजराती लोग कभी हम बोले हैं कि आप पास्ट टेंस में આવી રીતે બોલવાનું, प्रेजेंट टेंस में આવી રીતે, नहीं, वो देख रहा है कि हाँ इन लोग ऐसे बात करते हैं, ये शब्द का प्रयोग होता है, ऐसे सेंटेंस फॉर्म होता है, कल किया था तो ऐसे बोलूंगा, आज करना है तो ऐसे बोलूंगा, परसों करना है तो ऐसे बोलूंगा, अपने आप आ रही है ना। आपने घर में कभी सिखाया कि पास्ट टेंस में बात करनी है तो कबीर बेटा जी ऐसे बात करना, जिस भाषा में वो बोल रहे हैं रोज, है ना, तो हमको नहीं बोलना पड़े। तो क्या करना है कि हमें पास्ट टेंस के सेंटेंसेस आप बुलवाओ जितना बुलवाना है, लिखवाओ जितना लिखवाना है, उस समय नियम हावी मत करो, है ना। तो उनको बता दो कि पास्ट टेंस वाले सेंटेंसेस है, इसकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस अपन करते हैं, इसकी भी करते हैं, इसके भी करते हैं, है ना। इसमें ये वर्ड यूज होता है, ये इसमें ये ऐसे वर्ड यूज होते हैं, ये बता दो कि हाँ वॉज लगता है, ठीक है। अभी नियम के रूप में नहीं जा रहा है, बस वो बहुत सारा उसको यूसेज को प्रैक्टिस कर रहा है ना। और वो गलत बोले, गलत लिखे, कोई बात नहीं, है ना। तो जितना ज्यादा हम उनको उस एप्लीकेशन के फॉर्म में उसको रिपीटेडली करवाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो हमें उसको उसके साथ अप्रोच क्या है, हम ग्रामर नहीं दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे हैं, है ना। एक तो चैप्टर के कंटेंट से दे रहे हैं, दूसरा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल को डेवलप करने के अर्थ में भी दे रहे हैं, हाँ। और प्रेशर ये नहीं डाल रहे हैं कि तुमने नियम गलत कैसे पकड़ा, बस ये प्रयास कर रहे हैं कि उसको रिपीटेडली कैसे करें कि उसको अपने आप अभ्यास में आ जाए, बस। ठीक है। अब जो अपन इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे उसको आप वैसे तो समझ गए हो, पर अगर अपन एक शब्द को लेकर करें, एक वस्तु को लेकर करें कि उसी से अपन कैसे शुरू करके किस स्टेप पे खत्म करते हैं, तो लैंग्वेज भी आ जाती है, उनके जो आचरण में जो आना चाहिए वो भी आ जाता है, और जो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए वो भी आ जाती है ना। जैसे पानी है ना, द मीनिंग ऑफ वाटर इज द फर्स्ट लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन। इट्स क्वाइट नेचुरल फॉर स्टूडेंट्स टू कम अप विथ several synonyms for it, and then we help them identify that it's a substance that quenches our thirst, है ना। तो इसके ऊपर भी बच्चों के साथ में मिलके बढ़िया क्लासरूम में पोएम बन गई थी कि we drink water, I drink water, you drink water, we all drink water, ऐसा, है ना। तो soil needs water, plants need water, animals need water, birds need water, इस टाइप से सारा, because they come up with it, है ना। Then we talk about its other uses, and the students come up with various examples. We ask them to listen carefully and also ask what their classmates have answered. आपने क्या सुना, आपने जो बोला वो तो ध्यान रखना ही, ये भाई जी ने क्या बोला था, वो भाई जी ने क्या बोला था, वो भी सुनना। तो वो जो बोल दिए उसको जोड़ते हो आप अपना एक नया बताओ। तो अब उसे कॉन्सेंट्रेट करना है कि इन्होंने जो बोला मुझे ये नहीं बोलना, मुझे दूसरा यूज बताना है ना। तो it is a good memory game and good observation too. When the child is in agreement with us, it's obedience, है ना। They practice right addressing while discussing. They wait for their turn and appreciate each other. This is cooperation and self-regulation. तो हम कितने सारे एंगल से काम कर रहे हैं ना एक ही चीज में। उनकी मेमोरी, उनका स्मृति के ऊपर भी काम हो रहा है। वो लोग ऑब्जर्व करेंगे तभी बोलेंगे, तो ऑब्जर्वेशन भी आप शार्पन कर रहे हो, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि बच्चे आप दूसरे को भी सुनोगे और उन्होंने जो सुना वो भी आप बताओगे, तो वो हाँ बोल रहा है, वो आपकी बात सुन पा रहा है बच्चा। फिर जो कोई भी अच्छा पॉइंट बताता है तो हम भी अप्रिशिएट करते हैं कि अरे वाह बेटा जी आपने अच्छा पॉइंट सोचा, आपने भी अच्छा पॉइंट सोचा। तो वो लोग सब एक दूसरे के पॉइंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना। और जो अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, अपनी टर्न का वेट करना उस दूसरे भाई जी या बहन जी का सहयोग भी है, और वो अपने आप में नियंत्रण भी है ना। फिर क्या होगा, वो लोग हिंदी में दे देंगे, टीचर्स ने उसको ट्रांसलेट करके सपोज अरेंज कर दिया, है ना। अपन ने बात कर रहे थे कि पानी को और कैसे कैसे यूज करते हैं, तब वो टीचर सिंपल टेंस में लिख देगी, आई ड्रिंक वाटर, आई pour वाटर इनटू द ग्लास, आई gargle विथ वाटर, आई वॉश माई हैंड्स। ये सारे उन्हीं लोग हिंदी में बताए थे, है ना। उसको अपन ने इंग्लिश में लिख दिए सेंटेंसेस, ठीक है। आई bathe विथ वाटर, वी वॉश क्लोथ्स विथ वाटर, वी मॉप द फ्लोर, सारा कुछ, है ना।
अब उसी सेंटेंस को जब टीचर बुलवाएगी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का बोलना हो जाएगा बार बार, है ना। फिर अब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोल दिए तो एक स्टेप अहेड चले जाएगी। आई ड्रिंक वाटर को आई एम ड्रिंकिंग वाटर, उसको बोलो कि ये सारे सेंटेंस को अब वो आईएनजी लगा के बोले, है ना। आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, आई एम मॉपिंग द फ्लोर, आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, अब आईएनजी लगा के बोले। तो अब बोलने के अभ्यास में ही सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी अभ्यास होने लग जाए। तो इस तरीके से अपन लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करेंगे। और जैसे मैंने बोला कि उसके ऊपर में पोएम बनवा दो, उसके ऊपर में कुछ पैसेज लिखवा दो, छोटा सा ऐसे लिखवा दो, इस तरीके से क्रिएटिव राइटिंग भी हो जाएगी, थोड़ा इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या होगा, सेकेंड स्टैंडर्ड में आ गया बच्चा और सेकेंड स्टैंडर्ड में वो मटेरियल ऑर्डर में बहुत कुछ पढ़ रहा है ना। और ये पढ़ रहा है कि वाटर 2 टाइप्स का है, स्वीट भी है, सार भी, सॉल्टी भी है। टाइम बहुत हो गया है, ओके मुझे लगा वो मुझे गाड़ी दिखा रहे हैं। बस अब कंक्लूड हो रहा है, एक दो हाँ। तो 2 टाइप्स ऑफ वाटर है, सॉल्ट वाटर भी है और स्वीट वाटर भी है। और स्वीट वाटर हम पीते हैं तो बोलते हैं अरे तो सॉल्ट वाटर क्यों है ना। तो फिर बोले अरे सॉल्ट वाटर से तो नमक बनता है, तो एवरीथिंग हैज अ पर्पस। उनको पूछो, आप उनको खिलाओ बिना नमक का, ये चिप्स में नमक डाला है, इसमें नहीं डाला है, ये सब्जी में डाला है, नहीं डाला है, पता तो है। इतना बड़ा बच्चा है, क्लास 2 के बच्चे को पता है ना नमक का टेस्ट से टेस्ट आ रहा है, तो अब वो यूजफुल है तो हाँ है। फिर अभी उतना ही पार्ट गया है ना कि हाँ उससे नमक बन रहा है। फिर जब वो पूरा ये पढ़ेगा और नेक्स्ट क्लास में वाटर साइकिल, तब उसे पता चलता है कि वो पूरा समुद्र का, पूरे ओशन का क्या रोल है ना। तो शुरू वहां से हुआ जो मेरा कनेक्शन है कि मुझे तो नमक मिल रहा है तुरंत खाने में, है ना। फिर ये कि बारिश, वो जब वाटर साइकिल आएगी तब ये होगा। और हाँ मतलब ठीक है। फिर ये कि rivers come from mountains and they always flow down slopes and join the oceans. All liquids flow towards slope. This is a law. They understand laws, so they are studying science as well as geography. जैसे आप बोल रहे हो कि माउंटेन से रिवर आ रही है ना, और तो वो ये नियम है कि पानी ढाल की तरफ बहेगा, वो भी समझ में आ रहा है। और क्योंकि हर नदी ऊंचाई से आएगी नीचे, है ना, वो भी समझ में आ रहा है। ठीक है। फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दो कि गैंजेस कहाँ से आ रही है, महानदी कहाँ से आ रही है, नर्मदा कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ जा रही है, ये इन्फॉर्मेशन भी चला जाएगा। तो जो अपन सोचते हैं कि जनरल नॉलेज की अलग से बुक पढ़ाएंगे, नहीं भाई, ये इन्फॉर्मेशन है, जनरल नॉलेज नहीं, जनरल इन्फॉर्मेशन, उसको नॉलेज के साथ जोड़ दो है ना। नेक्स्ट, फिर वो अब स्टेट्स भी पढ़ लिया, सॉलिड लिक्विड गैस। अब उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी चीज़ें मिल जाती है, ड्रॉ करने के लिए भी, कलर करने के लिए भी। और जैसे बात हुआ कि सॉल्ट वाटर का भी पर्पस है, वैसे ही वाटर का जो साइकिल है उसका भी पर्पस है ना। तो वो पर्पस को ना बहुत सुंदर तरीके से अनीता मम्मा जी यही एक्सपेरिमेंट बच्चों को ले जाके करवाए कि चलो अपन गंजी में पानी गर्म करेंगे और ऐसा ऐसा। और फिर बोले और ये सब आपकी मम्मा रोज करती है, जैसे ही बारिश में खराब पानी आता है वो पानी को बॉईल करती है। तो ये जो आरओ में जो होता है वो चीज़ तो आपकी मम्मी मैकेनिकली करती ही है ना। तो कैसे ये पवित्रीकरण, ये पूरा जो वाटर साइकिल है उसका धरती के लिए पर्पस क्या है कि वो पानी की पवित्रीकरण की क्रिया है ना। तो हर वस्तु का पर्पस है, हर क्रिया का भी पर्पस है ना। तो आप पढ़ा रहे थे पानी, उसके साथ आप टेंसेस भी पढ़ा दिए, उसके साथ आपने वोकैबुलरी भी बिल्ड और करी, नियम भी पढ़ाने लग गए, साइंस भी पढ़ाने लग गए, ज्योग्राफी भी पढ़ाने लग गए, जनरल इन्फॉर्मेशन भी दे दी और प्रयोजन भी स्पष्ट करा दिया। तो हाँ, तो ये बस अभी नहीं भी खुलेगा तो चलेगा, यू कैन क्लोज इट। तो कुल मिला के हम शुरू किए कि वो वस्तु क्या है उससे, और फिर उसके उपयोग क्या है, वो उसमें उस वस्तु का रूप गुण स्वभाव धर्म क्या है, वो वस्तु को लेके जो नियम वाला पार्ट है, निश्चित आचरण वाला पार्ट है वो, और उस नियम और निश्चित आचरण को समझते हुए हम कैसे उसका सदुपयोग करें, है ना।
तो जो और आगे की क्लास है उसमें ये भी आता है कि पानी का ये जो नियम समझा अपन ने कि वो ढाल की तरफ बहता है, उसी नियम को समझ के आदमी स्पिरिट लेवल बना पाया। स्पिरिट लेवल वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप पानी का ढाल पता करते हो अगर आपको फ्लोरिंग बनानी है तो, है ना। तो कैसे हम, जब तक हमें ये नहीं पता कि ये वस्तु किस अवस्था को बिलोंग करती है, उस अवस्था का नियम क्या है, और हर अवस्था एक निश्चित आचरण के साथ व्यवस्था में है, वो ऑर्डरलीनेस में है, और वो व्यवस्था का नियम मुझे समझ में आना, उसी के आधार पे मैं उसका सदुपयोग, तो वो वस्तु कैसी है, परस्परता में उसका अंतर संबंध दूसरी इकाइयों के साथ में, और मेरा उसके साथ जब जीना हो रहा है तब मैं वो सारे नियम को समझ के मैं उसका राइट यूटिलाइजेशन कर पाती हूँ, नहीं तो नहीं। तो सारा कुछ इंटीग्रेट हो जाता है ना। क्रिएटिविटी वाला भी कि आप उसके ऊपर कविता कहानी भी बना लो, है ना, और ज्ञान विवेक विज्ञान तो फंडामेंटल रहेगा ही रहेगा। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनी हर एक वस्तु को लेके रहेगी। ये टीचर्स के अंदर अगर रहेगा तो वो क्लासरूम में जाके आप उसको कोई भी टॉपिक दो, सब कुछ सिखा के आएगी, है ना। वो एक्सपेरिमेंट भी करा देगी, वो भाषा भी समृद्ध कर देंगी, वो आर्ट एंड क्राफ्ट भी करा देंगी, सब करा देंगी। तो हाँ, तो ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा का कंटेंट भी पूरा है, उसको देने का प्रयोजन और विधि और ये अगर हमें स्पष्ट हो तो हर एक टीचर प्राइमरी स्कूल के लिए हर एक विषय के लिए संपूर्ण टीचर है ना। चलो धन्यवाद। भाषा जब हम सिखाएंगे तो उसके साथ साथ ये सारी चीजें चेतना विकास मूल्य शिक्षा का कंटेंट बताएंगे तो उसके साथ भाषा भी सिखा देंगे, गणित भी सिखा देंगे, विज्ञान भी, सोशल साइंस भी, ईवीएस सब। तो जैसे हमारे जो स्कूल है वो छत्तीसगढ़ सीजी बोर्ड से भी अफिलिएटेड है, तो उसकी बुक जो वो भी रहेगी, तो उसमें जो भाषा का वो जो है कंटेंट जी आई थिंक 5th स्टैंडर्ड जो यहाँ पे है वो बोर्ड है, ऐसा कि मैं छत्तीसगढ़ अब ये। हाँ, लेकिन वो ऑन एंड ऑफ होते रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। हमने ये देखा कि जब आप ये कंटेंट को पढ़ाते हो, जैसे हमारी 2-3 बैच तो यही पढ़ ली, तब तक के तो बोर्ड हुआ ही नहीं था। फिर एक सुचित्रा बेटा बहन जी कल आए थे, उनके जो वो है बहन के बेटे ओम बेटा जी, उनकी क्लास के टाइम पे बोर्ड आ गई और हमको स्कूल शुरू होने के 2-3 महीने बाद पता चला। उसके बाद हमने उनको सीजी बोर्ड की पुस्तक पढ़ाई, वो उनको एकदम बचकानी से लग रही थी, क्योंकि ये जो सारा चेतना विकास मूल्य शिक्षा का कंटेंट हिंदी में और इंग्लिश में पढ़ने के बाद भाषा वाला लोड तो था ही नहीं कि दे कैन नॉट रीड और दे कैन नॉट राइट वाला, वोकैबुलरी भी अच्छी खासी थी। जो उनकी पुस्तक में पाठ थे ना, उसमें इतनी सारी काल्पनिक चीजें थी, वो लोग इसकी भी समीक्षा कर पा रहे थे। तो कुल मिला के लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग वाली स्किल में उनको दिक्कत नहीं थी, ग्रामेटिकल स्किल्स में उनको दिक्कत नहीं थी, बस कंटेंट चेंज हुआ था। और वो कंटेंट भी उनको ये दिख रहा है कि ये समृद्ध नहीं है और इसमें कितने सारे गैप्स हैं, तो उसकी उन लोग समीक्षा कर पा रहे थे बच्चे। और वो सारे बच्चे एक्सेल किए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको इंग्लिश में 80 के से नीचे मार्क्स मिले हो, सब एक्सेल किए हैं। और मतलब सारे ही सब्जेक्ट्स में, ऑफ कोर्स, मतलब लोगों को इंग्लिश का टेंशन रहता है इसलिए मैं इंग्लिश वर्ड बोली हूँ। हाँ, वो जो भाषा है ना उसमें जो जैसे हमारे यहाँ होगा तो इंग्लिश और गुजराती में, हाँ, तो गुजराती तो मुझको कई मतलब टेक्स्ट बुक देखती हूँ, वो मक्खी की आत्मकथा चलती है और पता नहीं मुझे लगता है बच्चा बेचारा कैसे वो उस पर मिर्ची करके वो लिख पाएगा। तो मैं इस मतलब पूछना इसलिए चाहा मैंने क्योंकि वो बच्चे अब इस चीज को वो क्या बोलते हैं उसको, वो कर तो पाएंगे कि ये कुछ हाँ, मतलब they'll make fun of it ना, they'll make fun of it। और ये मतलब 5th तक के इसलिए बोला कि सीधा सीधा, और जिस बच्चे को बाहर जाना है तो काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमें पूरा 10th तक के ये कंटिन्यू नहीं करना है तो फिर वो 5th से दूसरी बुक्स भी पढ़ना चालू कर देते हैं, नहीं तो बेस फाउंडेशन उनका बहुत स्ट्रांग हो जाता है ना। तो कोई दिक्कत आई नहीं है, अपने सब बच्चे अलग अलग स्कूल में गए हैं, कुछ अलग स्टेट में भी चले गए हैं, पर कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। जैसे नवदीप विद्यामंदिर है जी, जैसे आपने बोला कि अपने सीजी एफिलिएशन लिया है, बट वी आर नॉट टीचिंग सीजी की बुक्स ना।
वी आर जस्ट एफिलिएटेड, वी हैव द परमिशन टू, मतलब मिनिमम लर्निंग लेवल जो आपका लर्निंग इंडिकेटर्स होता है ना NEP का, वो पूरा करना है, बट उसके लिए पुस्तक यही पढ़ा ऐसा नहीं। और जब हमें पता चलता है कि भाई 5th बोर्ड आएगा तो फिर हम अपना चैप्टर्स उसके भी पढ़ाते हैं। दीदी जैसे कि हमारे में भी ऐसा डिसाइड किया है कि जो NEP में जो लर्निंग आउटकम है वो ही दे, उनको वो बुक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी हमको ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो संतुलन बनाने में है ना, कहाँ पे एम्फेसाइज किया जाए, कितना ये जो स्टडी वाला पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे बहुत सारे नंबर्स ऑफ बच्चे भी ज़्यादा है और पेरेंट्स का ये तो लगता ही है ना। कभी कभी हम इसलिए होमवर्क दे देते हैं कंटिन्यूअस, क्योंकि वो पेरेंट्स को दिखाने के लिए कुछ तो हम करवा रहे हैं। तो ये कैसे संतुलन। हाँ, जैसे हमने ये किया था कि जब अगर 5th बोर्ड आया ही तो हम 3rd स्टैंडर्ड में जैसे 30% कुछ 2-3 चैप्टर पढ़ा दिए जो हमको कम हार्मफुल लग रहे हैं। जैसे EVS में तो कोई दिक्कत नहीं आती, EVS में तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट होता है जो अपन खुद जोड़ना ही चाहते हैं कि भाई ये तो जोड़ दो। अब जैसे उसका ज़्यादा एग्जाम्पल दीदी कल देंगे, EVS का बहुत सारा कंटेंट अपन इन्फॉर्मेशन वाला ले लेते हैं। मेन दिक्कत अपने को हिंदी और इंग्लिश के जो लिटरेचर वाला पार्ट है उसी में आता है। तो उसमें ये कर सकते हो कि अगर 5th के बाद उसको दूसरी स्कूल में जाना है या 5th के बाद दूसरा कंटेंट भी पढ़ना है तो 3rd स्टैंडर्ड में आपने 30% दिया, 4th स्टैंडर्ड में 40% दिया या 50% दिया, और फिर जिस साल बोर्ड देना है उसको पूरा 100% पढ़ा दिया। तो दैट वाइज परसेंटेज वाइज एंड यू कैन सिलेक्ट कि कौन सा कम हार्मफुल है तो उतने को दे दिए। उसमें साथ में जैसे चेतना विकास मूल्य शिक्षा वाली जो बुक है वो तो पूरी जाती है। आई एम सेइंग अलोंग विद दैट है ना। मैं वो नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ जैसे क्लास 5 आ गया और आपको फुल बोर्ड का ही देना है, मतलब चेतना विकास CBMS वाली जो बुक है वो तो बहुत ही दीजिए ताकि उस चैप्टर में आप ये सब जोड़ दो, है ना। वही आपका क्या था, नैना कीप्स अ स्पैरो या ऐसा कोई स्टोरी है ना, आप उसमें डाल दो अपना एनिमल्स हैव, बर्ड्स हैव डेफिनेट कॉन्डक्ट, वी ऑल लिव टुगेदर, वी हेल्प द एनिमल्स, ऐसा कुछ था। मतलब CBMS आपके अंदर घुटा हुआ होना चाहिए तो आप कहीं पर भी डाल, कोई भी बोर्ड पढ़ाओ CBMS को आप उसमें डाल सकते हैं। इसको हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ाया है CG की बुक। जैसे अपन 6th ऑनवर्ड्स भी बोल रहे हैं ना कि विज्ञान की बुक वही होगी और सहअस्तित्ववादी विज्ञान की जो बात है वो अपने को समझ में आएगी, तो उसको बताते हुए देन द चाइल्ड कैन रीड द चैप्टर। तो वैसे ही ये साहित्य वाले में भी आपको पता है कि संबोधन, सहयोग, आज्ञापालन, नियंत्रण क्या है, आपको पता है कि मूल्य, चरित्र, नैतिकता पूर्वक जीना क्या है, तो उसके विपरीत कुछ भी चीज आ रहा है उसकी समीक्षा करवा दो ना आप बच्चे को। मतलब पहले तो उसको खुद को ही करने दो, फिर आप अगर उसकी जांच पड़ताल में वो पूरे पॉइंट्स नहीं आते हैं देन यू हेल्प। आपने बोला बाइलिंगुअल, तो उसमें आप कैसे बैलेंस करते हैं? अपने बच्चों ने तो एग्ज़ाम इंग्लिश में ही दी थी, तो हम बोलने के लिए ये बात रखते हैं बाइलिंगुअल, बट हमारे सभी पेरेंट्स की अपेक्षा यही है कि बच्चे आगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, तो वो लोग बोर्ड देते हैं तो इंग्लिश में देते हैं। उसमें क्योंकि सेम कंटेंट चेतना विकास मूल्य शिक्षा का हिंदी में है, सेम कंटेंट इंग्लिश में है, वही चैप्टर वो हिंदी में पढ़ रहा है, वही इंग्लिश में पढ़ रहा है, तो समझने वाला तो वो हिंदी में ऑलरेडी कर लिया है ना। समाधान क्या है वो हिंदी में वो बहुत सारा बात करके समझ लिया है, फिर आप बोल रहे हो कि इसी को हम इंग्लिश में रेजोल्यूशन बोल रहे हैं। तो जो मैंने एक मेथड ये भी बताया था ना, पैरेलल रीडिंग, जो चीज़ आप ऑलरेडी हिंदी में समझे हो अब वो तो एकदम क्लियर है, उसके साथ में जब आप बाजू में इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको इंग्लिश ईजी लगने लगती है, बिकॉज आपको उसका अर्थ तो हिंदी में समझ में आ गया था। जैसे माँ है ना, माँ हर समय आपका ध्यान रखती है, आपके सोने से लेकर उठने तक के हर वो आपके पोषण संरक्षण के लिए जो कुछ भी क्रिया करनी है, जो भी वस्तु की आपको आवश्यकता है, जो भी समझ की आपको आवश्यकता है, तो मानसिकता का पोषण बोलो कि शरीर का पोषण बोलो, मानसिकता पोषण बोलो कि संरक्षण भी मानसिकता का बोलो या शरीर का बोलो, वो सब कुछ पूरा कर रहे हैं पेरेंट्स। तो वो ममता के भाव के साथ में कर रही है
ये सारा चीज़ बच्चे को समझ में आ गया है कि ये जो वहाँ कर रही है ना, पूरा अभिभावक तन मन धन समर्पित करके, वो उसी चीज़ को हम भाव रूप में क्या बोल रहे हैं, ममता वात्सल्य, है ना? तो अब उनको वो क्रिया पक्ष भी पता है और वो भाव का शब्द भी पता है। उस शब्द को अगर मैं इंग्लिश में केयर बोल रही हूँ ममता को, और ये वात्सल्य को अगर हम गाइडेंस बोल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? मतलब अब उसके लिए वो क्लिष्ट नहीं रहा ना, क्योंकि हो क्रिया क्या हो रही है वो भी पता है, और हिंदी में वो भाव रूप में मूल्य रूप में क्या है वो भी पता है। अब केवल नामकरण आपने दूसरी भाषा में बताया है कि दिस कैन बी सेड लाइक दिस इन इंग्लिश, इतना ही। तो मतलब ये अपन कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए बोल रहे हैं, और बाकी जो डे टू डे कॉन्वर्सेशन है वो सब है, उसकी तो प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। हाँ, यू गो थ्रू आवर इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स एंड एक्सरसाइज बुक्स, वो हम आपके साथ में लिंक शेयर कर देंगे। आप लोग सब जो अपन CVS 2025 ग्रुप में है, मैं आप लोग को लिंक दे दूंगी, और वेबसाइट में भी है, श्रीराम भैया वाली वेबसाइट में भी है। बस 5th वाली टेक्स्ट बुक और एक्सरसाइज बुक नहीं देखेगी, क्योंकि उसमें थोड़ा एडिटिंग कुछ चल रहा है कुछ चीज़ों को लेके। तो 4th तक की तो आपको ये जितने भी मेथडोलॉजी हम लोग बोल रहे हैं, जितनी बात हुई आज, है ना, और जो कल EVS में दीदी जी बताएंगे, वो सब का आपको उसमें एक्सरसाइजेस दिखेगा। तो आपको लगेगा कि ये आपने करा दिया। उसके बाद में फिर उसकी रिगरस प्रैक्टिस के लिए यू कैन यूज मोर वर्कशीट्स, है ना। तो अपनी तरफ से हमको जो देना चाहिए उतना पार्ट तो अपनी बुक्स में आ जाता है। फिर अभ्यास के लिए आप कुछ और चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं। मतलब फंडामेंटल्स नहीं छूटना चाहिए, ये हमारे ध्यान में रहे। और कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कैसे होनी चाहिए। अब जैसे आपने सीधे डायरेक्टली ऑपोजिट वर्ड्स पढ़ा दिया, और हम यहाँ बच्चे के साथ में पूरा बात करेंगे कि बेटा कुछ भी ऑपोजिट नहीं है ना। तो इसलिए इंट्रोड्यूस होना हमारे थ्रू और हमारी बुक्स के जो थ्रू ज़रूरी है, फिर उसकी प्रैक्टिस दूसरे बुक से हो सकती है। ठीक है, अच्छा पार्ट लगा कि हमारे पास हम कैसे उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर भले ही हम कोई भी बुक ले लें, लेकिन हमको उसको रखना कैसे, पढ़ाना कैसे। बिल्कुल। हो गया, बाकी हम यही है, और भी कुछ याद आएगा तो बता देंगे, और जब ना मतलब आप लोग चले भी जाएंगे तो भी हम लोग यही हाँ, श्योर बढ़िया। ये PPTs काफी बढ़िया लगा मुझे, तो ये काफी कंडेंस्ड कंटेंट है वो, काफी मतलब इतनी सटीकता से फ्लो वाइज, और मतलब ये सेंस कर पाया कि आप इतने समय में चीज़ों को मतलब लोग समझ पाए कि आप क्या कर रहे हैं, और इससे हो पाएगा ये सेंस बनेगा, मतलब है तो ये सेंस कर पाया। अच्छा, हाँ, लेकिन वो भी है कि आप नहीं होते, मैं नहीं होती, तो वो उसका भी कोई सेंस नहीं होता ये ध्यान देना पड़ेगा लेकिन वो जो क्रम से एक चीज हाँ। ना दिखा, जैसे कल भी दीदी ने पूनम दीदी ने वो दिखाया है कि क्रम से कैसे बढ़ना। आपने वही चीज आज इंग्लिश में दिखाई कि क्रम से कैसे हमको बिल्डअप करना। तो और पूरा वो जो इंटीग्रेशन वाला अप्रोच, सब चीजें आ गई, सब्जेक्ट्स, अदर सब्जेक्ट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन द लैंग्वेज लाइक मैथ्स, एसएस, कुछ भी। हाँ, एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड विद CVMS केंद्र में है, उससे फिर सब है। अभी जब मैथ्स का सुनोगे तब वो भी अमेजिंग लगेगा कि सब इससे ही कनेक्ट होता है। हाँ, कल EVS, परसों मैथ्स, यू हैव द टाइम वो ना शेड्यूल विथ यू। जितने भी यहाँ पे प्रस्तुत हो रही है वो मतलब ओपन सोर्स के है, क्या लगता है? हाँ, मेरे हिसाब से ना जो डायरेक्टली सुने हैं ना उनके लिए उपयोगी है, बाकी अगर आप फ्लोट करोगे ना उनको वो बात नहीं जाएगी। हाँ, आप लोगों के लिए मैं वही कहना चाह रही हूँ, जैसे CVMS बुक्स के लिए भी बाबा जी यही बोले थे कि जो अध्ययन करेंगे वो ही इसको पढ़ा पाएंगे। तो इसका तो अभी आपने अध्ययन किया तो आप ही इसको समझ पाएंगे, और आप समझ के दूसरे को समझा पाएंगे। आप डायरेक्टली खाली दे देंगे तो नहीं पहुंचे। हमारे लिए हमको और एक बार हाँ, एकदम प्रिफर करने के लिए आसान है। ठीक है ना। ओके, नमस्ते, थैंक यू।